वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैजिकल लेक्चर्स ऑफ वन ऑफ योर फेवरेट्स एमजे स्टार सर। बच्चों क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार इंडिकेट कर देंगे, फिर हम आज की इस बेहतरीन क्लास को फिर से आपके सामने जो है बच्चों एमजे सर पेश करना चाहेंगे। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं बच्चों? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जल्दी से आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिए बच्चों, फिर हम आज के इस लेक्चर को जो है कंटिन्यू करना चाहेंगे। बच्चों आपके टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा, लेक्चर जब कंप्लीट होने वाला होगा उस समय मैं आपको बता दूंगा। तो पूरे लेक्चर में अब टेस्ट के सिलेबस को लेकर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। टेस्ट के सिलेबस को लेकर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों। करियरविल परिवार के होते हुए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं बच्चों। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अब तक। तो बच्चों टेस्ट के सिलेबस को लेकर हम लास्ट में जो है डिस्कशन करेंगे। पहले बच्चों हम पढ़ने वाला जो हमारा पोर्शन है वो हम कंप्लीट करना चाहेंगे। कुछ बच्चे ये भी लिख रहे हैं कि सर पिछला जो लेक्चर है वो शायद नहीं चल पा रहा है। बच्चों वो प्रॉब्लम जो है हमारी टेक टीम से बात हो गई है, वो रिजॉल्व हो गया है। अब बेटा उसको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है आपके पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। पहले ऐसा कुछ हो रहा था बच्चों कि जो हमारी पिछली क्लास थी वो सिर्फ 37 मिनट्स के आसपास जो है वो लेक्चर चल रहा था। तो बच्चों वो जो लेक्चर है अब वो उसको ठीक कर दिया गया है, तो आप उसको एक बार फिर से चेक कीजिएगा। अगर नहीं भी होता है मैं फिर से जो है पर्सनली टेक टीम से बात करूंगा, उसको ठीक करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब पूरे इस लेक्चर के दौरान बच्चों हम जो है सिलेबस को लेकर कुछ बात नहीं करेंगे, लास्ट में हम उसको लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज हम जितना पढ़ना चाहते हैं पहले एक बार उसको हम इत्मीनान से पढ़ लेते हैं बच्चों, फिर लास्ट में जो है हम ये एडिशनल बातें जो हैं जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों मैं आपको फिर से ले सकता हूं इवोल्यूशन, जो कि एक खूबसूरत कहानी है जो आप सुन रहे थे एमजे सर की जुबानी। तो गुड आफ्टरनून बच्चों, फिर से आपका अभिनंदन है इस मैजिकल क्लास के अंदर, इस मैजिकल लेक्चर में। बच्चों इवोल्यूशन के अंदर अभी तक हमने जो पढ़ा है बेटा, हम परंपरा नहीं तोड़ते हैं, बच्चों का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है हल्का से एक बार बच्चों मैं आपको फिर से जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। रीजन क्या है बच्चों? मकसद मां होना चाहिए, क्लास में आपको याद हो जाना चाहिए। तो सिलेबस को लेकर हम लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे। आइए हल्का सा एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूं, ध्यान सुनिएगा बच्चों, सुनिएगा। इवोल्यूशन क्या है बच्चों? ये है बस एक खूबसूरत कहानी। याद कीजिए बच्चों इवोल्यूशन जो है ये 4 चीजों की कहानी है बच्चों, बहुत आराम से पढ़ेंगे। ये कहानी है बच्चों ब्रह्मांड के बनने की, बन चुका है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। ये कहानी है ब्रह्मांड में धरती के बनने की, बन चुकी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। क्रेडिट वंस अगेन गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। ये कहानी है बच्चों धरती पर पहले जीवन के बनने की। फिर दोहराता हूं, अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि आज धरती पर जीवन कैसे बनता है तो आंसर होना चाहिए बायोजेनेसिस। बेटा लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। पर बच्चों ये कहानी इस बात की है कि धरती पर पहला जीवन कैसे बना होगा, और धरती पर पहला जीवन बना था बच्चों 4 बिलियन ईयर्स अगो। एंड इसका क्रेडिट किसको जाता है बच्चों? ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। पर याद कीजिए जैसे ही 2 बिलियन ईयर्स अगो, या फिर मैं कह सकता हूं 2000 मिलियन ईयर्स अगो, जैसे साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व हुए बच्चों, उन्होंने ऑक्सीजन को लिबरेट किया। ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, और हर लेक्चर की शुरुआत मैं यहीं से करता हूं। बहुत मेहनत चल रही है, आपको हमसे 1000 गुना मेहनत करनी होगी, तब आपका सपना साकार होगा, मां तक पहुंचने का सपना साकार होगा। पर चलिए बच्चों फिर से मुस्कुराहट के साथ रिवाइज करते हैं। याद कीजिए एक बार साइनोबैक्टीरिया ने, या फिर कह दीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी ने जैसे ऑक्सीजन को रिलीज किया, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ बच्चों। तो केमिकल इवोल्यूशन फिर कभी दोबारा नहीं हुआ, और जब केमिकल ही नहीं हुआ बच्चों तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होना जो है वो बिल्कुल बंद हो गया, यानी कंफर्म है। उसके बाद समझिए साइनोबैक्टीरिया आ चुके हैं फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। पर बेटा उसके बाद फिर धरती पर जितने भी जीवन आए वो उसी के मॉडिफिकेशन से आए हैं, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से आए हैं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता कैसे है बेटा? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता कैसे है वो तो हम बाद में समझेंगे, पर पहले हम ये कंफर्म कर रहे थे बच्चों ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता भी है या फिर नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ें उससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और याद कीजिए इस टॉपिक के अंदर हम टोटल 6 एविडेंस पढ़ेंगे बच्चों, उसमें से हम 2 एविडेंस पढ़ चुके हैं। मैं फिर से आपको समझाता हूं बच्चों ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का क्या मतलब है।
ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का ये मतलब बच्चों कि इस धरती पर जब भी जीवन का कोई नया रूप आता है वो पहले वाले के मॉडिफिकेशन से ही आता है बच्चों। यानी कि भगवान नहीं बनाते हैं, आसमान से नहीं आता है, अपने आप नहीं आता है। ये तीनों भी बच्चों मैंने थ्योरीज के नाम लिए हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी और स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी ए बायोजेनेसिस। यानी समझिए बच्चों व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इस धरती पर जब भी कोई नई स्पीशीज आती है वो पुराने वाली के रूपांतरण से ही अवतरित होती है, पुराने वाले के मॉडिफिकेशन से आती है। इसी को तो कहते हैं बच्चों डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, या इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन होता कैसे है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये कंफर्म करने का चाह रहे थे क्या वाकई में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, और याद कीजिए इस सब टॉपिक के अंदर हम टोटल 6 एविडेंस पढ़ेंगे बच्चों। कितने पढ़ेंगे हम? 6 एविडेंस। और याद कीजिए 6 के 6 एविडेंस एक बात की तरफ इशारा करेंगे, दैट इज कॉमन एंसेस्ट्री या फिर एंसेस्टर। बच्चों अगर आपने ये साबित कर दिया कि इस स्पीशीज का कभी कोई एंसेस्टर था, या फिर अपने अगर ये साबित कर दिया कि दो स्पीशीज का कभी कोई कॉमन एंसेस्टर था, बच्चों अगर आपने एंसेस्टर साबित कर दिया, पूर्वज साबित कर दिया, इसका क्या मतलब है कि उसी के मॉडिफिकेशन से इसने अवतार लिया है, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। तो बच्चों अभी तक हम 2 एविडेंस कंप्लीट कर चुके हैं। एक हम पढ़ चुके हैं बच्चों पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस यानी कि फॉसिल, और याद रखिएगा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और पिछली क्लास में एक बेहद इंपॉर्टेंट एविडेंस हमने पढ़ा था, दैट इज एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं बच्चों। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से जब स्पीशीज बनती हैं तो उनके ऑर्गन आपस में होमोलोगस हो जाते हैं, यानी बेटा होमोलोगस ऑर्गन का मिलना वो कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करता है, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। ये कंफर्म हो चुका है। पर याद कीजिए बेटा जब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से स्पीशीज बनती हैं तो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, यानी ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एविडेंस नहीं है। पर बेटा अनरिलेटेड स्ट्रक्चर्स भी, फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर फिर भी ये सेम फंक्शन करते हैं। क्यों? ड्यू टू सेम हैबिटेट। इसे कहा जाता है बच्चों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और ऐसे ऑर्गन्स को कहा जाता है एनालॉगस ऑर्गन। पर ध्यान रखेंगे बेटा होमोलोगस ऑर्गन कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करता है, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। एनालॉगस ऑर्गन जो है बच्चों वो कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट नहीं करता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के 2 एविडेंस तो हम पढ़ चुके हैं। एक तो हमने पढ़ा था बच्चों पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, और एक हमने बात की होमोलोगस ऑर्गन की। ध्यान रखना बच्चों एनालॉगस ऑर्गन जो है ये कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट नहीं करते, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंस नहीं है। पर हमने जब होमोलोगस पढ़ा इसलिए हमने एनालॉगस पढ़ा था। तो बच्चों हम 2 एविडेंस पढ़ चुके हैं। अब बाकी के 4 एविडेंस जो हैं आइए आज मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो आपके मॉड्यूल की सीक्वेंस फॉलो करता हूं। तीसरा एविडेंस आपके सामने पेश कर रहा हूं बच्चों। वो तीसरा एविडेंस क्या है? एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझिएगा बच्चों बायो का मतलब तो आपको समझ में आता है। लेक्चर शुरू हो गया है, एक एक वर्ड समझा देंगे, पूरे टॉपिक का धागा खोल देंगे। अब मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। चलिए अगला जो एविडेंस है बच्चों वो कौन सा है? एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। समझिएगा बच्चों बायो का मतलब तो 100 में आता है लाइफ फॉर्म्स यानी जीवन के रूप। बेटा वो फ्लोरा हो सकता है यानी कि प्लांट्स हो सकते हैं, फोना हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं। तो समझिए बायो तो आपको 100 में आ रहा है बच्चों जीवन के रूप हैं। अब समझिए मैं आपको जो है थोड़ी सी ज्योग्राफी भी समझाता हूं बच्चों। ये मत सोचिएगा कि जो है ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, नहीं बच्चों एमजे सर बेहतरीन समझाएंगे। तो बायो ज्योग्राफी समझाऊं उससे पहले बच्चों मैं आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी समझाता हूं। तो बचपन के उन हसीन दिनों में मैं आपको ले चलता हूं बच्चों जब स्कूल में वर्ल्ड मैप मंगवाया जाता था। याद कीजिए एटलस हमारे पास हुआ करती थी। बच्चों मुझे आपको बायो ज्योग्राफी समझानी है ना, तो बायो तो मैं समझाऊंगा ही सही, पर पहले मैं आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी समझाता हूं बच्चों। थोड़ा सा पहले मैं आपको भूगोल समझाता हूं। आइए इसको ध्यान से सुनिएगा। समझिए बेटा ये जो मैंने आपके सामने बनाया और ये मेहनत भी इसलिए है ताकि एनसीईआरटी का एक एक स्टेटमेंट समझ में आ जाए। तो ध्यान सुनिएगा ये जो मैंने आपके सामने बनाया बच्चों ये क्या है? ये वर्ल्ड मैप है। ये जो आप देख रहे हैं बेटा ये वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है, यानी ये भूगोल है, ये ज्योग्राफी है। अब समझिए बच्चों आपको ये जो दिख रहे हैं ना बच्चों, ये जो आपको टुकड़े दिख रहे हैं ये जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं। क्या है बच्चों? ये जमीन के बड़े बड़े टुकड़े यानी ये लैंड मासेस है बच्चों, और इन्हीं को तो कहा जाता है कॉन्टिनेंट्स। बेटा इन्हीं को जो है महाद्वीप कहा जाता है। बेटा ये बेसिक नॉलेज आपको ज्योग्राफी की होनी चाहिए। जैसे कि इसे हम नॉर्थ अमेरिका कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों,
इसे साउथ अमेरिका कह रहे हैं, इसे हम एशिया, इधर यूरोप हो सकता है, ये अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया। एक चीज समझे बच्चों, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है बच्चों? ये लैंड के मासेज हैं, ये जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं, और इन्हीं को बच्चों आज हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और समझिए ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से बेटा किससे सेपरेटेड हैं? बेटा किससे सेपरेटेड है? ये सीज से, यानी बेटा समंदर से, यानी कि ओशन से। आपने सुना है बच्चों, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, एंटार्क्टिक ओशन है। तो बेटा समझिए, मैं आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब समझिए, ये जो लाइन जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। आपको पता है बच्चों, हिंदुस्तान जो है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, वो जो है बेटा इक्वेटर के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। आपको ये भी पता है, इक्वेटर के ऊपर जो है मेरे बच्चों, इसे कहा जाता है नदर्न हेमिस्फीयर। बेटा नदर्न हेमिस्फीयर है। जो नीचे वाला इसे कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। बच्चों ये नहीं सोचना है कि सर हम कहीं गलत क्लास में तो नहीं जुड़ गए हैं, ये बायो की क्लास तो नहीं लग रही है, ये ज्योग्राफी की क्लास लग रही है। बेटा एमजे सर आपको बायो ज्योग्राफी समझाने के लिए थोड़ी सी ज्योग्राफी की जो है वो पल याद कराने की कोशिश करें। समझिए बेटा, मैं आपको ज्योग्राफी समझा रहा हूं, अब समझना। यानी बेटा हमारा जो हिंदुस्तान है वो इक्वेटर के नदर्न साइड पर होता है। अब समझिए, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, बेटा ये सदर्न हेमिस्फीयर है, इसको आर्कटिक भी कहते हैं, इसको एंटार्क्टिक भी कहते हैं। बेटा मैंने यहां पर एक और जो है डिवीजन किया है, एक और डिवीजन किया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये बेटा ह्यूमन इवोल्यूशन में समझाने में काम आएगा। समझिए, इधर जो है बेटा इसको न्यू वर्ल्ड कहते हैं। बेटा ये नई दुनिया है, यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसको न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। और इधर बेटा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इसको ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। सो इसको पुरानी दुनिया इसलिए कहते होंगे क्योंकि हमारे यहाँ बिल्डिंगें पुरानी होती हैं, हमारे यहाँ लोग फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, मैं आपको ह्यूमन इवोल्यूशन में एनसीईआरटी की लाइन समझाऊंगा। मॉडर्न होमोसेपियन जो है उसका इवोल्यूशन कहां हुआ है? बेटा अफ्रीका में। ह्यूमन इवोल्यूशन में एनसीईआरटी की लाइन समझाएंगे ना मुझे सर। बेटा जो मॉडर्न होमोसेपियन है उनका जो इवोल्यूशन है वो कहां हुआ है? अफ्रीका। यानी बेटा हमने पहले अफ्रीका में रहना शुरू किया। यानी बेटा अगर हमारी बात हो, हमने जो है पहले, ये वो जगह है जहां पर इंसान ने पहले रहना शुरू किया था, यहां हमारी बसावट पहले शुरू थी। तो बेटा समझिए, ये वो दुनिया है जो कि लोगों ने पहले यहां पर रहना शुरू किया था, इसलिए इसको पुरानी दुनिया कहते हैं। पर बाद में उनको पता चला कि उधर भी तो जमीन के टुकड़े हैं, वहां भी तो जिया जा सकता है। तो बेटा ये वो दुनिया है जहां पर इंसान की बसावट बाद में हुई है, तो उन्हें कहा जाता है न्यू वर्ल्ड। ये मैंने आपको समझाया। अब समझिए बच्चों, ये तो आपके सामने क्या है बेटा? ये ज्योग्राफी है। अब समझिए, इसी ज्योग्राफी की अगर आप बायो को पढ़ोगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा? बायो ज्योग्राफी। अरे किसी भी ज्योग्राफी में बायोलॉजी को पढ़ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज ये बेटा ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेटा ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक ज्योग्राफिकल एरिया है। पर बेटा अगर आप उस ज्योग्राफी में अगर आप वहां जाकर देखोगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा? बेटा वहां पर आपको जो है कंगारू देखने को मिलेंगे। कंगारू क्या है? बायो। तो आपने उस ज्योग्राफी की क्या पढ़ी बेटा? बायो पढ़ी ना। तो बेटा किसी भी ज्योग्राफी की बायो को पढ़ना क्या कहलाता है? वो बायो ज्योग्राफी। ये सब हमारा बच्चों समझिए, ये जो आपके सामने बना हुआ है, एनसीईआरटी की एक लाइन समझाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। सुनिए बच्चों, ये जो आपके सामने बने हुए बच्चों, ये जमीन के टुकड़े हैं, ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये तो ज्योग्राफी है ना प्यारे बच्चों। अब इन ज्योग्राफी की बायो को पढ़ना क्या कहलाता है बेटा? वो बायो ज्योग्राफी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया तो ज्योग्राफी है, अब वहां पर जाकर आपने कंगारू को पढ़ लिया तो बेटा आपने उस ज्योग्राफी की क्या पढ़ ली? बायो पढ़ लिए। जैसे आप जो है नॉर्थ अमेरिका चले गए, वहां पर आपने शेर चीता देख लिए, तो शेर चीता क्या है बेटा? वो बायोलॉजी है ना। तो उस ज्योग्राफी की बायो को पढ़ना क्या कहलाता है? बायो ज्योग्राफी। अब एक चीज समझेगा बच्चों, हमने कहा था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो सुनिएगा बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के फेवर में स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कौन से हैं, तो आंसर दो जाता है मेरे बच्चों, एक तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस और बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। बेटा समझिए, फॉसिल में एक्चुअली में आप पढ़ क्या रहे हो बेटा? फॉसिल आपको क्या पढ़ा रहे हैं? किसी ज्योग्राफी की पुरानी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं ना बेटा। समझिए, याद कीजिए, फॉसिल क्या है? आपने जमीन से खुदाई करी और आपको कंकाल मिला। बेटा जमीन क्या है? एक ज्योग्राफिकल एरिया, और कंकाल मिला है किसी लाइफ फॉर्म का, यानी बायो का। तो बेटा फॉसिल क्या है? किसी ज्योग्राफी की जो पुरानी बायोलॉजी है, वही तो क्या है बेटा? फॉसिल है। यानी समझिए, फॉसिल कुछ और नहीं है, किसी ज्योग्राफी की पुरानी बायोलॉजी ही तो है बेटा। तो समझिए, अगर आप फॉसिल पढ़ रहे हो इसका मतलब आप किसी ज्योग्राफी की पुरानी बायोलॉजी पढ़ रहे हो। ये समझ में आ रहा बच्चों? जैसे आज आपने जो है बेटा, आपने हिंदुस्तान में खुदाई करी और आपको 1000 साल पुराना को कंकाल मिला, तो हिंदुस्तान क्या है बेटा? ज्योग्राफी है।
और वहां से आपको जो कंकाल मिला वो बायो है, तो बेटा वही तो फॉसिल है। तो फॉसिल क्या है? किसी ज्योग्राफी की पुरानी बायोलॉजी तो है मेरे प्यारे बच्चों। तो समझिए फॉसिल कुछ और नहीं है, किसी ज्योग्राफी की पुरानी बायोलॉजी ही तो है। और जब हमने कहा बेटा फॉसिल्स जो है वो बेस्ट एविडेंस है, तो हम कह सकते हैं बायो ज्योग्राफी जो है वो भी बेस्ट एविडेंस है। तो अगर आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के फेवर में बेस्ट एविडेंस किनको माना जाता है, तो आंसर जाएगा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस एंड बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, क्योंकि दोनों एक ही बात है। पर इन दो में से भी किसी एक को चुनना पड़ जाए तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे बच्चों? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस को। तो ये तो समझ आ रहा है बच्चों, किसी भी ज्योग्राफी की बायोलॉजी को पढ़ना वो कहलाता है बायोजियोग्राफी। अब ये तो समझ में आ गया बच्चों। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आपको कंगारू देखने को मिल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? उस ज्योग्राफी की बायो तो पढ़ रहे हो। अब हमें तो ये साबित करना है बच्चों कि बायोजियोग्राफी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एविडेंस कैसे है। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों। किसी को सही साबित करने के दो तरीके होते हैं बच्चों, या तो उसको साबित कर दो सही, या उसके अगेंस्ट में जो खड़ा है उसको गलत साबित कर दो। बेटा इस थ्योरी के अगेंस्ट में कौन खड़ी है? भगवान की थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। बेटा किसी को सही साबित करने के दो तरीके होते हैं, या तो उसको सही साबित कर दो, या उसके ओपोजिशन में जो खड़ा है उसे गलत साबित कर दो ना। मैं आपको समझाता हूं बेटा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के ओपोजिशन में सबसे पहले भगवान की थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और याद कीजिए थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है? द बायोडाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड इट विल बी सेम इन द फ्यूचर। एनसीईआरटी याद करो बच्चों, जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो हमेशा से सेम रहती है और आगे भी सेम रहेगी। यानी बेटा वो थ्योरी ये कहती है कि इवोल्यूशन हो ही नहीं रहा ना बेटा, इवोल्यूशन हो रहा है मतलब नई नई स्पीशीज बन रही है। इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। तो अगर आपने उसको गलत साबित कर दिया तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन अपने आप क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? सही साबित हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर बायोजियोग्राफी जो है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एविडेंस कैसे है। अब इसको ध्यान सुनिएगा बेटा, एक चीज आप ध्यान से देखिए। अगर आज आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, मॉडल का एक एक पॉइंट, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट, बहुत मेहनत चल रही है, कमेंट सेक्शन से दूर हो जाइए। सिलेक्शन अगर आपको प्यारा है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। आज अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखो बच्चों, एक ज्योग्राफिकल एरिया है। नॉर्थ अमेरिका देखो बच्चों, एक ज्योग्राफिकल एरिया। ध्यान से देखना, इन दोनों जगहों पर बच्चों जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप रीजन समझिए बेटा, जो नॉर्थ अमेरिका है बेटा, नॉर्थ अमेरिका क्या है? नॉर्थ अमेरिका बेटा आर्कटिक में है, आर्कटिक नदर्न हेमिस्फीयर। जबकि मेरे बच्चों ऑस्ट्रेलिया जो है वो एंटार्क्टिक में, सदर्न हेमिस्फीयर। बेटा ध्यान से देखिए, दोनों अलग अलग जो है हेमिस्फीयर में बेटा, दोनों अलग अलग जोन में हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, यहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन में भी जमीन आसमान का अंतर है। बेटा हो सकता है वहां दिन हो रहा हो तो यहां पर रात हो रहा हो। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। आज आप ध्यान से देखो ना, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो बच्चों, तो नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अलग अलग जोन में बेटा। तो यहां पर बेटा जो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, और जब क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है तो इन दोनों ज्योग्राफी की आज की जो बायो है वो भी तो अलग है बेटा। बायोलॉजी क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करती है। जैसे कि जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है वहीं चावल की पैदावार अच्छी होती है। जब बेटा रेगिस्तान के अंदर जो है कैक्टस जो है वो पनपते हैं। यानी समझिए उस ज्योग्राफी की क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि वहां की बायोलॉजी कैसी। तभी तो बच्चों यहां पर आपको नेचुरली कंगारू देखने को मिल जाते हैं, यहां नेचुरली तो नहीं मिल रहे। यहां पर आपको शेर चीता देखने को मिलते हैं, नेचुरली यहां नहीं मिल रहे। यानी ये बात तो सौ में आ रही है बच्चों कि आज आप ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका देखोगे, ज्योग्राफी बच्चों, आज आप ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका देखोगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन बेटा बहुत अलग है। तो इसलिए आज इन ज्योग्राफी की बायो भी अलग है। पर कमाल की बात हमने क्या देखा, हमने ऑस्ट्रेलिया से फॉसिल निकाले, फॉसिल यानी पुरानी बायोलॉजी, और नॉर्थ अमेरिका से हमने फॉसिल निकाले यानी पुरानी बायोलॉजी। बेटा फॉसिल क्या है? इस ज्योग्राफी की पुरानी बायोलॉजी। और कमाल की बात क्या बच्चों, इन दोनों जगह के फॉसिल्स में हमें सिमिलरिटी मिली है। और बेटा सिमिलरिटी तभी हो सकती है फॉसिल में जब कभी ना कभी वहां पर लाइफ फॉर्म सेम रही हो। लाइफ फॉर्म सेम तब रह सकती है जब क्लाइमेटिक कंडीशन सेम हो, और क्लाइमेटिक कंडीशन सेम तब रह सकती है जब ये दोनों जमीन के टुकड़े पास पास हों। अरे समझिए ना मेरे बच्चों, यहां से आपको जो फॉसिल मिले यानी पुरानी, बेटा आज इस ज्योग्राफी की बायोलॉजी अलग है, पर हमें यहां से जो फॉसिल मिले हैं, यहां से जो फॉसिल मिला हमें सेम मिले हैं। और फॉसिल्स में सिमिलरिटी है मतलब यहां का जो पुराना जीवन था वो एक जैसा है। पुराना जीवन एक जैसा मतलब पहले क्लाइमेटिक कंडीशन सेम थी, और क्लाइमेटिक कंडीशन सेम थी। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों पर जो है ये दोनों जमीन के टुकड़े पास रहे होंगे। तो ऐसा माना जाता है बच्चों कि आज से बहुत साल पहले ये जमीन के अलग अलग टुकड़े नहीं थे बच्चों, एक ही बड़ा सा जमीन का टुकड़ा था बेटा, अलग अलग टुकड़े नहीं थे।
बस एक ही सिंगल लैंड मास था, उसे कहा जाता है मेरे बच्चों पेंजिया। क्या कहते हैं? पेंजिया, यानी एक ही जमीन का टुकड़ा था बेटा। ऐसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ऐसा कुछ भी नहीं था बच्चों। अरे समझिए, यहां से आपको फॉसिल एक जैसे मिले हैं, मतलब जीवन एक जैसा, जीवन एक जैसा मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी, क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी मतलब ये जमीन के टुकड़े पास पास रहे होंगे ना बेटा। तो ऐसा माना जाता है कि आज से बहुत साल पहले बेटा, आज से बहुत साल पहले जो हैं ये सारे जमीन के टुकड़े पास पास थे, यानी बीच में कोई समंदर नहीं थे बच्चों, एक ही बड़ा जमीन का टुकड़ा था, उसे हम कहते हैं पेंजिया। पर बाद में क्या हुआ बेटा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। समझाता हूं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बेटा, हो सकता है बीच में इस तरह से फिर जमीन फट गई होगी बेटा, समझिए इसमें बहुत साल लगते हैं। हो सकता है इस तरह से जो है जमीन फटने लगी होगी बेटा, इस तरह से जो है जमीन फट गई होगी, रफली समझा रहा हूं। और ये जो जमीन जहां से फटी होगी उसमें बेटा बारिश का पानी भरने लगा होगा, जस्ट इमेजिन। और बहुत हजारों सालों में इतना पानी भर गया होगा समझिए, तो जहां से जमीन फटी बेटा समझिए वो पोर्शन जो है चौड़ा होता चला जाएगा। तो अब जो है ये सिंगल लैंड मास है ऐसे छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों में टूट गया होगा बेटा, ये इस तरह से जो है छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों में टूट गया होगा और आज जो है कॉन्टिनेंट्स बन चुके हैं। तो बेटा किसकी वजह से हुआ है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से। ये मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको समझाता हूं एनसीईआरटी का पॉइंट कि आखिर बायो ज्योग्राफी, किसी ज्योग्राफी के बायो को पढ़ रहे हैं बेटा, तो समझिए आज जो है ये बायो ज्योग्राफी कैसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एविडेंस है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिए बेटा, एनसीईआरटी का पॉइंट सुनिएगा। पहले क्या था बच्चों? पहले क्या था? आप देख पा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर समझना बेटा पहले जो है ये कनेक्शन नहीं था मेरे बच्चों, पहले ये कनेक्शन नहीं था। यानी साउथ अमेरिका जो है अफ्रीका के थोड़ा नजदीक ज्यादा था, इसके नजदीक कम था, तो बेटा यहां पहले कोई कनेक्शन नहीं था। अब एनसीईआरटी का पॉइंट सुनिएगा, एनसीईआरटी क्या कहती है? साउथ अमेरिका से हमें बेटा, साउथ अमेरिका से यानी ज्योग्राफी, वहां से फॉसिल मिले यानी बायोलॉजी, बायो ज्योग्राफी। साउथ अमेरिका से हमें जो है हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बेयर और रैबिट, बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। साउथ अमेरिका से हमें जो है घोड़े, दरियाई घोड़े, भालू और खरगोश, एक एक वर्ड एनसीईआरटी में बेटा। साउथ अमेरिका से हमें हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बेयर और रैबिट, ऐसे मैमल से मिलते जुलते हमें फॉसिल मिले बेटा, हमें इनके फॉसिल मिले। इसका मतलब है ये जानवर यहां पहले रहते होंगे। अरे समझिए बच्चों, आपको फॉसिल मिले हैं इसका मतलब ये पहले यहां रहते होंगे ना बच्चों, पर आज ये यहां पर डोमिनेट नहीं करते हैं, यानी आज वहां ज्यादा नहीं है। समझा रहा हूं बच्चों, साउथ एनसीईआरटी का पॉइंट है। अरे समझिए, आप उस ज्योग्राफी की क्या पढ़ रहे हो? बायो पढ़ रहे हो ना बच्चों, यानी कि बायो ज्योग्राफी। समझिए, साउथ अमेरिका से हमें हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बेयर और रैबिट यानी घोड़े, दरियाई घोड़े, भालू और खरगोश, इनसे मिलते जुलते मैमल से हमें फॉसिल मिले। और फॉसिल मिले इसका मतलब ये जानवर कभी ना कभी साउथ अमेरिका में भारी तादाद में रहे होंगे। अरे रहे होंगे तभी तो मरे होंगे, मरे होंगे तभी तो दफने होंगे, दफने होंगे तभी तो आज हमको इनके फॉसिल मिले हैं। पर आज बेटा ये यहां पर ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, यानी आपने देखा जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमेशा सेम नहीं रहती है। इसका मतलब बेटा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, भगवान की थ्योरी गलत है। अब एक्सप्लेनेशन समझाता हूं बच्चों कि पहले ये यहां थे तभी तो आज कंकाल मिले, पर आज ज्यादा नहीं है। तो रीजन समझना बेटा, समझिए नॉर्थ अमेरिका का जो फोना है बेटा, नॉर्थ अमेरिका का जो फोना है भयंकर कार्निवोरस, यहां बेटा लायन है, यहां पर जो है आपको टाइगर देखने को मिलते हैं। पर समझिए पहले बीच में ये कनेक्शन नहीं था, तो नॉर्थ अमेरिका के ये जो खूंखार जानवर है बच्चों, ये साउथ अमेरिका नहीं आते थे। और समझो जब ये यहां नहीं आते होंगे तो ये भोले भाले जानवर जिंदा रहते होंगे ना, और जब जिंदा रहते होंगे तभी तो मरते होंगे, मरते होंगे तभी तो दफनते होंगे, तभी तो आज हमें इनके क्या मिले हैं? फॉसिल मिले हैं। क्या मिले बच्चों? हमें इनके फॉसिल मिले हैं। पर अब ध्यान से देखिएगा, पर आज बेटा ये जानवर यहां ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से जुड़ गया। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा। डाउट ही आता है सर, आपने तो ये समझाया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से कॉन्टिनेंट सेपरेट होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, कुछ कॉन्टिनेंट जुड़ भी तो जाएंगे ना। अरे समझिए बेटा, पहले साउथ अमेरिका अफ्रीका के पास था बेटा, जब यहां पर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट चल रहा है, जब ये समंदर चौड़ा होगा तो जाहिर सी बात है इनके बीच में दूरियां बढ़ेंगी, तो ये जमीन के ऊपर इसके नजदीक भी तो आएगा बेटा। आप तो ये जानते हो ना, जब किन्हीं दो के अंदर दूरियां बढ़ती हैं तो किन्हीं दो में नजदीकियां भी तो बढ़ती हैं। मुस्कुराहट के साथ समझ रहे हैं बच्चों? अरे जब दो के बीच में दूरियां बढ़ती हैं तो किन्हीं ना किन्हीं दो के बीच में नजदीकियां भी तो बढ़ती हैं। तो समझिए बच्चों, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ ना बच्चों,
जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो ये साउथ अमेरिका अफ्रीका से दूर हो गया, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका से जुड़ गया ना बच्चों। और जैसे नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा, वहां का ये जो खूंखार फौना है बेटा, ये साउथ अमेरिका आने लगा और इसने यहां के जो फौना है उस पर अपना प्रभुत्व बना लिया है, वर्चस्व, यानी उस पर अपना दबदबा बना लिया, यानी कि ओवर रिडन कर लिया है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों? ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइंड नॉर्थ अमेरिका, द साउथ अमेरिकन एनिमल्स वर ओवर रिडन बाय द नॉर्थ अमेरिकन फौना। पहले तो एक चीज समझिए, आप इस ज्योग्राफी की क्या पढ़ रहे हो? बायोलॉजी, यानी बायोज्योग्राफी। और बेटा ये बायोज्योग्राफी आपको क्या समझा रही है? कि पहले यहां पर ऐसे जानवर थे, आज यहां पर ज्यादा नहीं है। इसका मतलब डाइवर्सिटी हमेशा सेम नहीं रहती है, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। ये आपको 100 में आना चाहिए बच्चों। तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट हो गया। ये आपको बच्चों एनसीईआरटी का, कुछ बच्चे ये लिख रहे हैं कि सर आप भगवान को नहीं मानते क्या? ऐसा नहीं है बेटा, पर क्लास के अंदर जो है हमें साइंस का ओहदा जो है वो ऊपर रखना होगा बच्चों। ये तो आपको भी समझ में आना चाहिए, हमें डॉक्टर बनना है, हमें सेलेक्ट होना है, तो उसके लिए बच्चों साइंस का ओहदा आपको ऊपर रखना होगा। बाकी मैं भगवान को मानता हूं, पर ये मुद्दे की बात फिलहाल नहीं है। आपको एनसीईआरटी 100 में आनी चाहिए बच्चों। तो उम्मीद करता हूं एनसीईआरटी का पॉइंट 100 में आया आपको। तो बेटा आपने देखा, आपने इस ज्योग्राफी की बायोलॉजी को पढ़ी, यानी बायोज्योग्राफी, और आपने देखा कि जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा सेम नहीं रहती है, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट समझा रहा हूं आपको, अगला पॉइंट बोर्ड में लिखा हुआ है, समझना बेटा। पहले जो है, समझिए, पहले जो है बेटा एशिया जो है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पास पास ही तो थे। मॉडल का पॉइंट समझा रहा हूं बच्चों। बेटा मैंने आपको क्या था, आज देखिए एशिया ऑस्ट्रेलिया में जमीन आसमान का अंतर। पर पहले मैंने आपको क्या कहा था कि यहां पर जो है बच्चों पेंजिया था, यानी जमीन का एक टुकड़ा था। अब समझिए बच्चों, यानी ना पहले एशिया था ना ऑस्ट्रेलिया था, एक ही जमीन का टुकड़ा था। तो देखो बेटा यहां पर क्या हो, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन सेम थी। तो रेप्टाइल से पहले यहां क्या बने होंगे? प्रोटोथीरियन मैमल्स। और ये बात तो सही है बच्चों, मैमल्स का इवोल्यूशन किससे हुआ है? रेप्टाइल से। याद कीजिए, सिनेप्सिड, मैमल लाइक रेप्टाइल, उन्हीं से जो है, याद कीजिए हमने पीटीएम करवाई थी, पैलिकोसॉर, थेरेप्सिड और मैमल। इसको समझने की कोशिश कीजिए बेटा। समझिए, पहले एक ही जमीन का टुकड़ा था, तो रेप्टाइल से जो है प्रोटोथीरियन बने। तो देखिए प्रोटोथीरियन बने, चाहे वो इधर बने हो चाहे इधर बने हो, सेम बने होंगे ना बच्चों। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल सेम है, तो ऑर्गेनिज्म सेम बने। पर सुनिएगा, जैसे प्रोटोथीरियन बने उसके बाद यहां पर हुआ मेरे बच्चों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी मान लेते हैं जमीन फट गई होगी, यहां पर बारिश का पानी भरने लगा होगा, ये समंदर में कन्वर्ट होने लगा होगा, तो अब ये एक टुकड़ा दो टुकड़ों में बंटने लगा होगा। पर समझिए बच्चों, बहुत स्लो होता है ये, यानी ये टुकड़े दूर जाने लगे होंगे, पर अभी दूर नहीं गए हैं बच्चों। तो जाहिर सी बात है क्लाइमेटिक कंडीशन अभी भी लगभग सेम है। तो देखिए क्या हुआ होगा, अब प्रोटोथीरिया से यहां बने मेटाथीरिया, यानी मार्सुपियल्स पाउच वाले, यहां भी बने मेरे बच्चों मार्सुपियल्स। पर आप ध्यान से देखिए बेटा, आप ध्यान से देखिए, अभी क्लाइमेटिक कंडीशन उतनी डिफरेंट नहीं है। तो यहां भी बेटा मार्सुपियल्स बने होंगे कंगारू, यहां भी मार्सुपियल्स बने होंगे कंगारू। यानी बेटा समझिए, हमारे एशिया में जो है पहले मार्सुपियल्स थे, पर आज तो नहीं है ना बेटा, आज नेचुरली तो नहीं मिलते ना। आप देख पा रहे हैं, पहले हमारे यहां भी मार्सुपियल थे, कंगारू थे, पर आज नेचुरली नहीं मिलते। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? आप इस ज्योग्राफी की क्या पढ़ रहे हो? बायो, यानी बायोज्योग्राफी। और बेटा बायोज्योग्राफी कांस्टेंट नहीं रहती है, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो होता है, ये समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि हमारे यहां पहले प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया थे, आज क्यों नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में प्रोटोथीरिया मेटाथीरिया आज भी है, क्योंकि समझना, एक बार जब मेटाथीरिया बन गए दोनों तरफ, अब ये बेटा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा हो चुका था, अब ये बहुत दूर जा चुके थे। देखो ना, एशिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर, और जब क्लाइमेटिक कंडीशन में अंतर आ गया तो अब जो लाइफ बनेगी बिल्कुल अलग बनेगी। तो बेटा यहां जो अब यूथेरियंस बने और यहां जो यूथेरियंस बने, जमीन आसमान के अंदर। तो कमाल क्या बात बच्चों, यहां पर जो हमारे एशिया में जो यूथेरियंस बने, भयंकर कार्निवोरस वाले बने। कौन से बने बच्चों? कार्निवोरस, शेर चीता। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटोथीरियंस और मेटाथीरियंस को खत्म कर दिया। तो आपने देखा बेटा, आप ज्योग्राफी के बायो पढ़ रहे हो, बायो ज्योग्राफी, और आप देख पा रहे हो डाइवर्सिटी हमेशा सेम नहीं रहती है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन गलत है, क्योंकि लगातार इवोल्यूशन
होता है। एक चीज समझिए, यहां पर ये पाए जाते हैं, क्यों बेटा? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन बदल चुकी थी, हालात बदल चुके थे। तो यहां जो यूथियंस बने ना बच्चों, वो कार्निवोरस नेचर नहीं बने होंगे, छोटे मोटे बने होंगे। तो उन्होंने जो है बेटा इन प्रोटोथीरन्स और मेटेंसिस को कोई भी कंपटीशन जो है वो नहीं दिया होगा। इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया में हमें जो है प्रोटोथीरन्स भी नेचुरली मिल रहे हैं, मेटाथीरन्स भी मिल रहे हैं, और यूथिरन्स तो आपको मिल ही रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि आज ऑस्ट्रेलिया में आपको वो कार्निवोर वाले नहीं मिल रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में बेटा हमको शेर चीता भी मिलेंगे। इसके दो रीजन बताए जाते हैं, या तो वो यूथियंस बाद में इवॉल्व हुए होंगे, क्योंकि हो सकता है बेटा तब तक कंगारू एडप्टिव रेडिएशन कर चुका था ना बेटा, कंगारू जा चुका था ग्रासलैंड में और शेर चीता बने होंगे जंगल में, तो मुलाकात ही नहीं होती है। या फिर कुछ का यह कहना है लेटर ट्रांसपोर्टेड बाय द मैन। बेटा ऑस्ट्रेलिया वालों ने एशिया वालों को फोन किया होगा ना कि भाई साहब कंगारू देख के दुखी हो गए हैं, अब हमें भी जो है शेर चीता देखने हैं, तो हमने फ्लाइट में बिठाकर वहां पहुंचा दिए होंगे। तो आपने एक चीज देखी बच्चों, आप ज्योग्राफी की क्या पढ़ रहे हो? बायो पढ़ रहे हो, यानी बायो ज्योग्राफी। और बायो ज्योग्राफी क्या बता रही है आपको? कि डाइवर्सिटी हमेशा सेम नहीं रहती है, बदलती है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन गलत है, यानी लगातार क्या हो रहा है बेटा? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया है, एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। शिवानी लिख रही है सर हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये सच्चाई है। बाकी तो लोग तो भगवान में भी कमियां ढूंढ लेते हैं, तो हम तो इंसान हैं, ढूंढना चाहोगे तो मिल ही जाएगी। बाकी पढ़ने वाले बच्चे की आत्मा जानती है, सर मेहनत से पढ़ाते हैं। बाकी तो आपकी सोच है बच्चों, जैसा आपको ठीक लगे। ये हमने देखा बच्चों, एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके मॉडल की सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं बच्चों। चौथा एविडेंस लेकर चल रहा हूं, एविडेंस फ्रॉम, इसको ध्यान सुनना, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी। चौथा एविडेंस आपके मॉडल की सीक्वेंस बच्चों, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रायोलॉजी। आइए बात करते हैं बच्चों ना। पहले तो समझिए व्हाट इज एम्ब्रायोलॉजी? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। बेटा एडल्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियो को पढ़ना कहलाता है एम्ब्रायोलॉजी। और बेटा एम्ब्रायोलॉजी जो है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एविडेंस है। तो पहले मुद्दे की बात पहले बता देता हूं, फिर बाकी बातें बाद में बता दूंगा। तो पहले मुद्दे की बात सुन लीजिए बच्चों। मान लेते हैं मैंने आपके सामने इस तरह से बच्चों कुछ एम्ब्रियोज बनाए, मैं एम्ब्रियो बना रहा हूं, एम्ब्रियो, एडल्ट नहीं बना रहा हूं बच्चों, मैं एम्ब्रियो बना रहा हूं आपके सामने। कुछ इस तरह से मैंने आपके सामने एम्ब्रियो बनाया। मुद्दे की बात पहले बता देता हूं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे ना। पता चला सारी बातें कर ली और बाद में किसी ने आके कान में चुपके से कह दिया कि सर एम्ब्रायोलॉजी जो है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एविडेंस ही नहीं है, तो मेहनत बेकार हो जाएगी ना। तो ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं तो देखिए बेटा ये एडल्ट नहीं है, ये एम्ब्रियो है। हम एम्ब्रियो को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि एम्ब्रायोलॉजी, ये तो समझ में आ रहा है आपको। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का अध्ययन कहलाता है, भ्रूणिकी। अब बच्चों मैंने आपसे ये कहा, बच्चे लिख रहे हैं सर पानी पी लीजिए। आपकी बात सर आंखों पर, पानी पी लेता हूं बच्चों। गला अंदर से कटने लगा है। आप पहले तो ध्यान सुनना बच्चों, एम्ब्रायो की स्टडी कर रहे हैं, एम्ब्रायोलॉजी। अब मान लो मैंने आपसे ये कहा, मुद्दे की बात पहले सुन लो, कि एम्ब्रायोलॉजी जो है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एविडेंस कैसे है, पहले वो समझ लेते हैं। मान लो मैंने आपसे ये कहा कि पांचों के पांचों वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो हैं, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब कॉर्डेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, है ना। वर्टिब्रेट्स मतलब परम, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एविस, मैमल। अब मैंने आपसे ये कहा बच्चों कि इनमें से एक मछली का है, ठीक है। मैंने कहा एक मेंढक का है, एक सांप का है, एक पक्षी का है, और एक इंसान का है। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों कि ये, पहले तो हम एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी। मैंने आपसे ये कहा बच्चों कि ये जो है एक इसमें से मछली का है, एक मेंढक का है, एक सांप का है, एक पक्षी का है, और एक इंसान का है। क्या आप देखकर बता सकते हो कि कौन सा एम्ब्रियो किसका है? मुझे रिप्लाई कीजिए बच्चों। पीयूष लिख रहा है लव यू सर। लव यू टू बेटा, बहुत मेहनत करेंगे, आप रिजल्ट लेकर आइएगा।
आप मुझे लिखकर बताइए बच्चों। मैंने कहा एक पाइसिस का, एक एम्फीबियंस का, एक रेप्टाइल का, एक एविस का, एक मैमल का। क्या आप मुझे देखकर बता सकते हो कि इनमें से कौन सा एम्ब्रियो किसका है? खुशी का आंसर बिल्कुल सही है, नो सर। रितिका का सही है, रिहाना का सही है, अमन का सही है, अर्कोवा का सही है, रोशन का सही है, सुयश का सही है, हिमांशु का सही है, बिल्कुल सही है। बेटा आप समझिए, मैंने आपसे क्या कहा, एक पाइसिस का, एक एम्फीबियंस का, एक रेप्टाइल का, एक एविस का, मैमल का। पहले तो हम एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं बच्चों, पर आप देखकर नहीं बता सकते ना कौन सा किसका है। इसका मतलब क्या है बेटा, सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये आपको समझ आ रहा है बच्चों? यानी सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। और समझिए पहले बात तो एम्ब्रायोलॉजी, और बेटा सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर सेम है। एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर सेम है मतलब प्रोटीन सेम है, प्रोटीन सेम है मतलब जीन सेम है, और बेटा सबके जीन सेम है, इसका मतलब कभी ना कभी इनका एंसेस्टर सेम रहा होगा। यानी एम्ब्रायोलॉजी जो है वो कॉमन एंसेस्टर को इंडिकेट करता है, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। दैट्स इट, मुद्दे की बात खत्म। मुद्दे की बात बता दी बच्चों पहले मैंने आपको, अब बाकी हम सारी बातें कर ही लेंगे। खुशबू लिख रही है सर आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा कीजिए। पढ़ने वाला बच्चा रियलाइज कर रहा है। तो मुद्दे की बात मैंने आपको बता दी बच्चों, आप देखो ना ये सारे एम्ब्रियो हैं। पहली बात तो हम एम्ब्रियो को स्टडी कर रहे हैं बच्चों, यानी कि एम्ब्रायोलॉजी। आप देखा सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो एक जैसे होते हैं बच्चों, सभी एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर सेम है मतलब प्रोटीन सेम है, प्रोटीन सेम मतलब जीन सेम है बच्चों। और सोचिए जब सबके जीन सेम है मतलब कभी ना कभी उनका एंसेस्टर सेम रहा होगा। यानी बेटा एम्ब्रायोलॉजी कॉमन एंसेस्टर को इंडिकेट करता है, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, ऐसा कुछ। तो मुद्दे की बात तो हो गई बच्चों, अब बाकी सारी बातें मैं आपको समझा देता हूं, अब समझना ना। अब हमने जो है अब एडिशनल बातें कर रहे हैं। अब हमने बुलाया वॉन बेयर्स आपको। बेटा वॉन बेयर को कहते हैं, मुद्दे की बात तो हो गई ना बच्चों, सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो एक जैसे दिखते हैं, एम्ब्रियो एम्ब्रियो एक जैसे, इसका मतलब उनका एंसेस्टर सेम रहा होगा, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। मुद्दे की बात तो हो गई, अब सारी एडिशनल बातें कर लेते हैं, आप समझते हैं। हमने वॉन बेयर्स आपको बुलाया, वॉन बेयर क्या है एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों, कार्ल अंस वॉन बेयर पूरा नाम। वॉन बेयर को बेटा फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। हमने इनसे पूछा कि वॉन बेयर साहब आप जो हैं भ्रूणिकी के जनक हैं, फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी, तो अब आप समझाइए कि आखिर सभी के एम्ब्रियो एक जैसे क्यों हैं। तो इन्होंने जो है एक लॉ दिया, वो है बेयर्स लॉ। अब एडिशनल बातें, अब बेयर्स लॉ क्या कहता है बस सुनना। इन्होंने क्या कहा कि जनरल कैरेक्टर्स अपीयर फर्स्ट जबकि स्पेशल कैरेक्टर्स अपीयर लेटर, ऐसा कुछ। बेटा मुद्दे की बात तो खत्म हो गई, सारे एम्ब्रियो एक जैसे, एम्ब्रियो एक जैसे मतलब स्ट्रक्चर एक जैसा, स्ट्रक्चर एक जैसा मतलब प्रोटीन एक जैसे, प्रोटीन एक जैसे मतलब जीन एक जैसे, और सबके जीन एक जैसे मतलब कभी ना कभी इनका एंसेस्टर सेम रहा होगा। यानी बेटा एम्ब्रायोलॉजी कॉमन एंसेस्टर को इंडिकेट करता है, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। ये तो कंफर्म हो गया ना। अब हमने इससे पूछा ना कि वॉन बेयर अंकल एक बात बताइए, आपको फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं, तो हमें बस ये बताइए सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो एक जैसे क्यों दिखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, बेयर लॉ क्या कहता है, जनरल कैरेक्टर अपीयर फर्स्ट वेयर इज स्पेशल कैरेक्टर अपीयर लेटर। बेटा स्पेशल कैरेक्टर बाद में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो इस एम्ब्रियो में मेमोरी ग्लैंड्स आ जाते, या स्किन पर हेयर आ जाते, या डायफ्राम आ जाता, तो देख के पता चल जाता है ये मैमल का एम्ब्रियो है। मान लीजिए बेटा अगर इसमें फेदर्स आ जाते, पंख आ जाते, तो देख के पता चल जाता है ये बर्ड का एम्ब्रियो है। पर समझिए बच्चों, मेमोरी ग्लैंड्स का होना, फेदर्स का होना, ये जनरल कैरेक्टर नहीं है मेरे बच्चों, ये क्या है स्पेशल कैरेक्टर हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर बाद में आते हैं तो फिर वो अलग हो जाते हैं, पर पहले बेटा जनरल कैरेक्टर आते हैं। जिसमें आपको समझाऊं, हैं तो पांचों वर्टिब्रेट्स, हैं तो कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर आपको पता है बच्चों, यानी जनरल कैरेक्टर पहले आते हैं। इन सब के अंदर जो है ऐसे जो है बेटा इस तरह से नोटोकॉर्ड आई होगी, सब में आई होगी। इन सब के अंदर जो बच्चों नर्व कॉर्ड आई होगी, वो नर्व कॉर्ड भी सब में आई होगी, जनरल कैरेक्टर है। इन सब के अंदर मेरे बच्चों पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स आए होंगे, गिल स्लिट्स, तो सब में आए ना बच्चों। हमारा जो एम्ब्रियो होता है ना बच्चों, उनमें भी गिल स्लिट्स होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाद में वो डीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि बाद में हमारे अंदर लंग्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये तो आपको समझ आ रहा है बच्चों।
सोचो ना बच्चों, अगर स्पेशल कैरेक्टर पहले आ जाते मेरे प्यारे बच्चों, अगर स्पेशल कैरेक्टर पहले आ जाते तब तो एम्ब्रियो ही अलग हो जाते ना। तो आपने बेयर साहब ने क्या कहा कि जनरल कैरेक्टर्स पहले आते हैं, और देखिए जनरल कैरेक्टर सब में आएंगे और सब में एक जैसे कैरेक्टर आएंगे, तो एम्ब्रियो एम्ब्रियो एक जैसे दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो बेटा स्पेशल कैरेक्टर जब आएंगे फिर तो ये अलग दिखेंगे ना। अब जैसे स्पेशल कैरेक्टर आएंगे फिर एडल्ट आपको अलग दिखेंगे। जैसे मान लेते हैं इस तरह से मछली बना दी, रफली बना रहा हूं बच्चों, मकसद चित्रकारी करना तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे जो है मेंढक बना दिया, यहां पर मान लेते हैं इस तरह से मैंने सांप बना दिया, यहां मान लेते हैं इस तरह से जो है पक्षी बना दिया, पक्षी ऐसे कुछ, और यहां मान लेते हैं इंसान बना दिया। अब आप समझिए बच्चों, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एविज, मैमल, आप देख पा रहे हैं बच्चों एम्ब्रियो एम्ब्रियो एक जैसे हैं, तो हमें आ रहा है, और एडल्ट एक जैसे नहीं दिखते। क्यों? एम्ब्रियो एक जैसे क्यों दिखते हैं? जनरल कैरेक्टर पहले आते हैं। एडल्ट एक जैसे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर तब तक आ चुके होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा है बच्चों। और हम तो एडल्टोलॉजी थोड़ा कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी। और आपने कहा एम्ब्रियो एम्ब्रियो एक जैसे, एम्ब्रियो एम्ब्रियो एक जैसे मतलब कभी ना कभी उनका एंसेस्टर एक रहा होगा, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। तो एडल्टोलॉजी नहीं बेटा, एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी जो है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एविडेंस है, ऐसा कुछ मुद्दे की बात हो गई। अब कुछ एडिशनल बातें और करते हैं, सुनना। अब सुने बेटा, एक आए थे जनाब मूलर, कुछ एडिशनल बातें समझा रहा हूं बेटा। मूलर, इन्होंने दी थी मेरे प्यारे बच्चों रिकैपिटुलेशन थ्योरी। और रिकैपिटुलेशन थ्योरी क्या कहती है इसको समझना बेटा, वो है ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। बोर्ड में सब लिखा हुआ बच्चों, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, यह है रिकैपिटुलेशन थ्योरी। बहुत लिख रहा हूं बच्चों। रिकैपिटुलेट्स का मतलब होता है रिपीट, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। अभी समझाऊंगा एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। फाइलोजेनी का मतलब होता है मेरे बच्चों इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जैसे मैं आपको समझाऊं हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, शुरुआत से ले चलता हूं। पहले बच्चों हम बने थे बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ से, यूनिसेलुलर। पहले शुरुआत में हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ वो समझा रहा हूं बच्चों। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब फाइलोजेनी। हमारी इवोल्यूशन हिस्ट्री क्या है? शुरुआत हुई थी यूनिसेलुलर से, उसके बाद हम बने होंगे पोरीफेरा, ये हमारी इवोल्यूशन हिस्ट्री है। उसके बाद बने होंगे सिलेंट्रेटा या टीनोफोरा, इसके बाद हम बने होंगे प्लेटीहेलमिन्थिस, फिर ऐसे एस्केलमिन्थिस, एनलिडा, ऐसे करते करते जो हैं हम मैमेलिया तक पहुंचे होंगे ना बच्चों। ये हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। अगर मैं बात करूं अपनी एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, तो हमारा एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट कैसे हुआ? शुरुआत में हम बने होंगे जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या बने होंगे? मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला। ये समझ में आ रहा है? अब बेटा मूलर ने दी है रिकैपिटुलेशन थ्योरी, क्लास में समझ में आ जाएगा बच्चों। सुने, रिकैपिटुलेशन थ्योरी क्या कहती है? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ऑन्टोजेनी है वो उसकी फाइलोजेनी को रिपीट करती है। और यहां से समझ में आना चाहिए, देखो कैसे समझ में आएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी बेटा। ऑन्टोजेनी जो है ना फाइलोजेनी को रिपीट करती है। जैसे आप देखिए इधर हमारी शुरुआत हुई यूनिसेलुलर से, तो इधर हमारी शुरुआत हुई यूनिसेलुलर से। जिसको 100 में आएगा मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी बेटा। हर ऑर्गेनिज्म की ऑन्टोजेनी उसकी फाइलोजेनी को रिपीट कर रही है ना। इधर बेटा आपकी शुरुआत यूनिसेलुलर से हुई, तो यहां भी आपकी शुरुआत यूनिसेलुलर से। फिर आप बने पोरीफेरा। पोरीफेरा आपको पता है बच्चों, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लूज सेल एग्रीगेट, सेल का गुच्छा। तो इधर आप बने मोरूला, यानी कि सेलुलर एग्रीगेट। वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। तो आपने देखा हर ऑर्गेनिज्म की जो ऑन्टोजेनी वो उसकी फाइलोजेनी को रिपीट करती है। इधर यूनिसेलुलर तो इधर भी यूनिसेलुलर, इधर जो है आप बने ग्रुप ऑफ सेल तो इधर भी ग्रुप ऑफ सेल, इधर बने आप सिलेंटेटा टीनोफोरा, थोड़ा आइडिया बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक। तो इधर आप बने ब्लास्टुला, उसमें 2 लेयर्स बनती है, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। इधर फिर आप बने प्लेटीहेलमिन्थिस, याद कीजिए ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इधर आप बन गए गेस्टुला, याद कीजिए 3 जर्म लेयर, एक्टो, मीजोडम और एंडोडम। तो आपने क्या देखा बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑन्टोजेनी उसकी फाइलोजेनी को रिपीट करती है, ऐसा कुछ। अब समझना बच्चों,
ये रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसने दी है? मुलर ने। पर बेटा एक जनाब आए थे अर्नस्ट हैक्कल, समझा रहा हूं, एनसीईआरटी चल रही है। अर्नस्ट हैक्कल, उन्होंने जो है वॉन बेयर की बातों को बेसिस बनाकर, मुलर की इन बातों को बेसिस बनाकर एक लॉ प्रपोज किया। वो कहलाता है मेरे बच्चों बायोजेनेटिक लॉ। यानी समझिएगा बायोजेनेटिक लॉ क्या है। बायोजेनेटिक लॉ क्या है? एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों, एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैक्कल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। बेटा समझिए, यानी कि वॉन बेयर की बातों को और मुलर की इन बातों को बेस बनाकर अर्नस्ट हैक्कल ने एक लॉ दिया, वो कहलाता है बायोजेनेटिक लॉ। या फिर हम कहते हैं बच्चों रिकैपिटुलेशन थ्योरी को थोड़ा डिटेल में समझाया, वही बायोजेनेटिक लॉ। पर अब समझिएगा, अगर एग्जाम में आ जाए रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसने दी, आंसर जाएगा मुलर। पर बेटा मुलर ऑप्शन में ना हो और होता नहीं है नॉर्मली, तो आंसर क्या जाएगा? अर्नस्ट हैक्कल। इसलिए आपके बोर्ड में अर्नस्ट हैक्कल लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। तो नीतीश कुमार, आपने जो डाउट पूछा है उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। क्योंकि बेटा मुलर जो इतने फेमस नहीं थे, तो वो जो है ऑप्शन में मिलता नहीं है, इसलिए तो आपने देखा इसी का एक्सप्लेन्ड वर्जन तो बायोजेनेटिक लॉ है। तो अगर आ जाए रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसने दी है, तो आंसर जाना चाहिए मुलर। ये ऑप्शन में ना मिले तो फिर अर्नस्ट हैक्कल। पर समझिएगा अर्नस्ट हैक्कल ने क्या किया, वॉन बेयर की बातों को, ऑब्जर्वेशन को बेस बनाकर एक लॉ दिया है। पर ये लॉ गलत है बच्चों, बायोजेनेटिक लॉ गलत है। उन्होंने हड़बड़ी में दे दिया बेटा। लॉ उसे कहते हैं जो सब पर लगे, पर ये सब पर लगता ही नहीं बेटा। इन्होंने हड़बड़ी में दे दिया, मतलब दो तीन तुक्के मिल गए, इन्होंने लॉ बना दिया। जैसे समझिए बेटा, मैं समझाता हूं इन्होंने क्या कहा। पहले तो समझिए, ये पाइसेस, ये एम्फीबियन, ये रेप्टाइल, ये एवीज, मैमल। बेटा अगर देखा जाए पाइसेस एम्फीबियन में ये हायर ग्रुप, ये लोअर ग्रुप। जैसे पाइसेस और मैमल में अगर देखा जाए, मैमल हायर ग्रुप, पाइसेस लोअर ग्रुप। इन्होंने क्या कह दिया बेटा कि हायर ग्रुप का एम्ब्रियो, पहले तो मुझे बताइए, एम्ब्रियो एम्ब्रियो एक जैसे होते हैं, एडल्ट एडल्ट एक जैसे होते हैं, या एम्ब्रियो एडल्ट एक जैसे? आंसर जाएगा एम्ब्रियो एम्ब्रियो एक जैसे। बेटा ना तो एडल्ट एडल्ट एक जैसे होते हैं, ना ही एम्ब्रियो एडल्ट एक जैसे होते हैं, एम्ब्रियो एम्ब्रियो एक जैसे होते हैं। समझिए बेटा, एम्ब्रियो एम्ब्रियो एक जैसे होते हैं, यानी किन्हीं भी दो ग्रुप के एम्ब्रियो एम्ब्रियो एक जैसे हैं। पर इन्होंने क्या, अर्नस्ट हैक्कल ने क्या कहा, हायर ग्रुप का एम्ब्रियो लोअर ग्रुप के एडल्ट वाले कैरेक्टर शो करता है। गलत है बेटा ये। इन्होंने क्या कहा बेटा, एम्ब्रियो एम्ब्रियो एक जैसे होते हैं ना, एम्ब्रियो एम्ब्रियो। इन्होंने क्या कहा, हायर ग्रुप का एम्ब्रियो अपने से लोअर ग्रुप के एडल्ट जैसा होगा। ये गलत है बच्चों, क्योंकि इनको बस दो तीन तुक्के मिल गए बच्चों, कोइंसिडेंस, इन्होंने लॉ दे दिया। जैसे कुछ बातें तो इनको मिल गई, जैसे कि बेटा एडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं होती, इसमें टेल नहीं है, ठीक है, पर इसके एम्ब्रियो में, टेडपोल लार्वा में टेल है। तो इधर पाइसेस के एडल्ट में टेल है। हाँ जी, ये बात सही बैठ गई, ये बात सही बैठ गई ना बेटा, ये बात सही बैठ गई। और समझिए, जैसे कि हमारा जो एम्ब्रियो बनता है ना बेटा, शुरुआत में उसमें 2 चैम्बर हार्ट बनता है, बाद में 4 होते हैं, शुरुआत में 2 चैम्बर हार्ट। और इधर पाइसेस के एडल्ट में 2 चैम्बर हार्ट है बेटा। पर समझिए, ये बस दो तीन कोइंसिडेंशियल पॉइंट हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लॉ दे दोगे। अब बेटा आप मुझे बताइए, वॉन बेयर ने कहा एम्ब्रियो एम्ब्रियो एक जैसे, अर्नस्ट हैक्कल ने क्या कहा, एक का एम्ब्रियो दूसरे का एडल्ट। बेटा गलत है, हमारा एम्ब्रियो कभी भी कोबरा की तरह थोड़ा ना दिखेगा बच्चों, गलत है। हमारा एम्ब्रियो जो है उसमें कभी फेदर्स थोड़ा ना आएंगे, गलत है बच्चों। यानी एक का एम्ब्रियो अपनी एंसेस्ट्रल एडल्ट स्टेज से होकर नहीं गुजरता, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों? बेटा बेयर ने पहले कह दिया था एम्ब्रियो एम्ब्रियो एक जैसे, ये कह रहे हैं एम्ब्रियो एडल्ट एक जैसे, तो जाहिर सी बात है हैक्कल लॉ गलत है ना बच्चों। तो वॉन बेयर ने हैक्कल के बायोजेनेटिक लॉ को डिस्प्रूव किया है, एनसीईआरटी की लाइन। तो एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ रही बच्चों? यानी कि वॉन बेयर डिस्प्रूव्ड बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हैक्कल, और उन्होंने क्या कहा कि एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एंसेस्ट्रल एडल्ट स्टेज। तो ये वाला बेटा एम्ब्रायोलॉजी वाला एविडेंस कंप्लीट हुआ। सचिन लिख रहा है कि सर मुझे आज तक समझ में नहीं आया था, आज पहली बार समझ में आया। मैं तो हमेशा से कह रहा हूं, आप ही नहीं मान रहे मुझे सर की बात। तो बेटा यहां पर हमने जो है 4 एविडेंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे कंटिन्यू करता हूं बच्चों। 5वां एविडेंस है एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन
और एक है मेरे बच्चों एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। आपके मॉड्यूल में पहले बायोकेमिस्ट्री समझा देता हूं बच्चों, फिर ये पोर्शन कंप्लीट होने वाला है। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? किसी बायो की केमिस्ट्री को पढ़ना। ये तो समझ आ रहा है बच्चों, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं मुझे सर, किसी की बायो की केमिस्ट्री पढ़ना। जैसे कि बच्चों हम बायो हैं, अगर आप हमारे प्रोटीन पढ़ रहे हो, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन्स क्या है बच्चों? केमिकल्स ही तो हैं। प्रोटीन्स क्या है? केमिकल है। हार्मोन क्या है? केमिकल्स हैं। तो बेटा किसी बायो की केमिस्ट्री को पढ़ना, वो बायोकेमिस्ट्री। और एक चीज समझिए बेटा, अलग अलग बायो की केमिस्ट्री भी कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करती है। बच्चे लिख रहे हैं सर आप बेस्ट पढ़ाते हो, मुझे मालूम है बेटा, थैंक यू सो मच। कह तो रहा हूं तन मन से जुड़ जाइए, 100 में आएगा। बेटा समझिए, पहले इसको समझिए। बायोकेमिस्ट्री मतलब किसी बायो की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप। जैसे हम बायो है ना बच्चों, तो एक काम करते हैं, दो बायो कंपेयर करते हैं। सेम को तो कंपेयर नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन वर्सेस चिंपैंजी, ठीक है बच्चों, दोनों बायो हैं। आओ जरा इनकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे कि हमें अपने आरबीसी पर ए और बी टाइप के एंटीजन मिले। बेटा ये ब्लड ग्रुप के एंटीजन क्या हैं? केमिकल्स ही तो हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, केमिकल्स। तो हमें चिंपैंजी के आरबीसी पर भी सेम एंटीजन मिले बच्चों। हमें अपने पास मान लेते हैं इंसुलिन हार्मोन मिला, हार्मोन केमिकल है, उसके पास भी हमें इंसुलिन हार्मोन मिला। यानी आप समझिए दो अलग अलग बायो की केमिस्ट्री में आपको सिमिलरिटी मिल रही है। बेटा प्रोटीन सेम मिल रहे हैं, प्रोटीन सेम मिल रहे हैं, इसका मतलब कभी ना कभी उनके जीन सेम होंगे ना बच्चों। आप समझिए अलग अलग बायो की केमिस्ट्री आपको सेम मिल रही है बच्चों, केमिस्ट्री सेम मिल रही है। समझिए बच्चों, आपको अलग अलग बायो की केमिस्ट्री सेम मिल रही है। केमिस्ट्री मतलब प्रोटीन, और अगर प्रोटीन सेम है मतलब जीन सेम है। और बेटा दो में अगर जीन सेम मतलब कभी ना कभी उनका एंसेस्टर सेम रहा होगा, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। दैट्स इट। तो आपने देखा बेटा बायोकेमिस्ट्री कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करती है, मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। खत्म हो गया ये भी, वेरी इजी लेक्चर। समझ में आ रहा है बच्चों? अरे एक ह्यूमन एक चिंपांजी मेरे प्यारे बच्चों बायो हैं, इनकी केमिस्ट्री आपको सेम मिल रही है। बेटा इनमें हमें प्रोटीन सेम मिल रहे हैं, हार्मोन सेम मिल रहे हैं, और प्रोटीन सेम है मतलब जीन सेम है। और दो बायो में जीन सेम तभी हो सकती है जब कभी ना कभी उनका एंसेस्टर सेम रहा हो, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। दैट्स इट। तो आपने देखा बेटा बायोकेमिस्ट्री कॉमन एंसेस्ट्री को इंडिकेट करती है, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। खत्म हो गया। अगला आपको समझाता हूं बच्चों, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। अब बेटा पहले आप वेस्टिजियल ऑर्गन की परिभाषा समझिए, अवशेषीय अंग समझना। ऐसे ऑर्गन्स हमारे पास, आपको क्लास में समझ आ जाएगा बच्चों, ऐसे ऑर्गन हमारे पास जो कि आज रिड्यूस्ड हैं, लेस डेवलप्ड हैं, रूडिमेंट्री है, नॉन फंक्शनल है। समझना बेटा, आज हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन कहते किसे हैं? हमारे पास ऐसे ऑर्गन्स जो कि नॉन फंक्शनल हैं, रिड्यूस्ड हैं, लेस डेवलप्ड हैं, पर कभी ना कभी वो हमारे एंसेस्टर में वेल डेवलप्ड थे, फंक्शनल थे, उन्हें कहते हैं बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे समझाता हूं, वेस्टिजियल ऑर्गन की परिभाषा समझिए। मान लेते हैं ये हम हैं और ये एंसेस्टर, तो समझिए बेटा, मान लेते हैं ऐसे ऑर्गन, समझा रहा हूं, ऐसे ऑर्गन जो हमारे अंदर रिड्यूस्ड हैं, नॉन फंक्शनल हैं, पर कभी ना कभी वो हमारे एंसेस्टर में वेल डेवलप्ड थे, फुल्ली फंक्शनल थे, उन्हें कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। अब अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व की हो बच्चों, वेस्टिजियल ऑर्गन की परिभाषा में ही एक शब्द आ गया है, कौन सा मेरे बच्चों? एंसेस्टर। बेटा आज आपके पास कोई ऐसा ऑर्गन है जो रिड्यूस्ड है, नॉन फंक्शनल है, रूडिमेंट्री है, काम नहीं कर रहा है, पर वो कभी ना कभी आपके एंसेस्टर में वेल डेवलप था, तो वर्ड आ गया बेटा एंसेस्टर। इसका मतलब क्या है? कभी ना कभी आपका कोई एंसेस्टर था, यानी इसका मतलब उसी के मॉडिफिकेशन से हमने अवतार लिया है, यानी बेटा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। दैट्स इट, खत्म हो गया। एक बच्चा लिख रहा है सर XY कोचिंग में जब इवोल्यूशन पढ़ा था, मोहम्मद नाजिर लिख रहा है,
पहली बात तो आपका अंदाज बहुत अच्छा लिखा बेटा, हमको हमें किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहिए, आई एम प्राउड ऑफ यू। पर नाजिर लिख रहा है कि XY कोचिंग से इवोल्यूशन पूरा पढ़ा था, उन्होंने पूरा बोर्ड फिल कर दिया था, पर तो भी 100 में नहीं आया था। MJ सर कम लिखते हैं तो भी बढ़िया समझाते हैं। तो बेटा आपको समझ में आ रहा है वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है? ऐसा ऑर्गन जो आपके अंदर रिड्यूस्ड है, नॉन फंक्शनल है, पर कभी ना कभी वो आपके एंसेस्टर में वेल डेवलप था। इससे क्या पता चला कि कभी ना कभी कोई आपका एंसेस्टर था, मतलब उसी के मॉडिफिकेशन से आपने अवतार लिया है, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, दैट्स इट। अब आपके मॉड्यूल में बच्चों वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं, उनको एक बार आप चेक कर लेंगे। जैसे हमारे अंदर बच्चों निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, हमारे अंदर हमारे अंदर वेस्टिजियल है, नॉन फंक्शनल। पर जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं ना, जैसे बात करो रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से तो हम बने बच्चों, तो उनके अंदर ये वेल डेवलप्ड होती है, फुल्ली फंक्शनल। जैसे और भी एग्जांपल्स है बच्चों, आप चेक कर लेना। जैसे लिखा हुआ है पिन्ना मसल, गलती ना हो जाए, ईयर पिन्ना नहीं बच्चों, पिन्ना की जो मसल है वो हमारे अंदर जो है वेस्टिजियल है। तो बेटा हमने 6 एविडेंस पढ़े, और 6 के 6 एविडेंस पढ़कर यह कंफर्म हो गया कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। उम्मीद करता हूं 100 में आ गया। एक बच्चा लिख रहा है सर आप लंबे नोट्स क्यों नहीं बनवाते हो? क्योंकि हम नहीं चाहते आप नीट की कोचिंग लंबे समय तक करें। जितने लंबे नोट्स उतनी लंबी कोचिंग। तो पीयूष को जवाब मिल गया होगा, नहीं मिला है तो आप नोट्स बनाइए, कुछ सालों में समझ में आ जाएगा। है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? लिख तो रहा है, पीयूष लिख रहा है सर आप लंबे नोट्स क्यों नहीं बनवाते? तो जितने लंबे नोट्स बनेंगे नीट की कोचिंग उतने लंबे सालों तक चलेगी। नोटबुक में जितने लंबे नोट्स बनेंगे कोचिंग उतनी लंबी चलेगी। जितने नोट्स यहां लंबे बनेंगे कोचिंग उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। मन लिख रहा है, बहुत गहरी बात कही थी सर ने, बिल्कुल सही बात है। धीरे धीरे 100 में आएगा तो आप बाहर निकल पाएंगे, नहीं 100 में आएगा तो चलता रहेगा ये सिलसिला। तो बेटा आपने देखा, पहली बात तो समझिए व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इस धरती पर जब भी कोई नई स्पीशी बनती है पुराने वाले के मॉडिफिकेशन से ही बनती है, इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसी को कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, ये बात तो कंफर्म हो गई बच्चों। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता कैसे है वो अब हम समझेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे मेरे बच्चों थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। एक चीज को समझिए बच्चों, अब समझिए बच्चों, इस सब टॉपिक के अंदर हमने 6 एविडेंस पढ़े। एनालॉगस को छोड़ दीजिए बस, सुना, एनालॉगस जो है वो कॉमन एंसेस्टर को इंडिकेट नहीं करता है ना। बाकी पैलेंटोलॉजिकल है, होमोलोगस ऑर्गन का मिलना है, बायोज्योग्राफी है, बायोकेमिस्ट्री है, एम्ब्रायोलॉजी है, और वेस्टिजल ऑर्गन का मिलना। ये 6 के 6 जो हैं बच्चों, ये साबित करते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, दैट्स इट। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता कैसे है, या फिर कह दीजिए डिसेंट विद मॉडिफिकेशन होता कैसे है, या फिर
पुरानी स्पीशी से नई स्पीशी बनती कैसे है। एक बात तो कंफर्म है बच्चों कि जब भी कोई नई स्पीशी बनेगी, कंफर्म हो गया है पुरानी वाली से ही बनेगी, ये कंफर्म है मेरे प्यारे बच्चों। यानी भगवान नहीं बनाएंगे, आसमान से नहीं आएंगे, अपने आप नहीं आएंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से आएंगे ना प्यारे बच्चों। यानी कि ये कंफर्म हो गया 6 एविडेंस पढ़कर कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। यानी कि जब भी कोई नई स्पीशी बनती है, पुराने वाली के मॉडिफिकेशन से ही बनती है। अब आखिर ये मॉडिफिकेशन होता कैसे है, नई स्पीशी पुरानी वाली से बनती कैसे है, इसको समझने के लिए हम कुछ थ्योरीज यहां पढ़ेंगे बच्चों। उसमें पहली जो थ्योरी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो है मेरे प्यारे बच्चों लामार्क की थ्योरी। और लामार्क की थ्योरी है, उसे हम कहेंगे लामार्किज्म, या फिर इस थ्योरी का नाम है बच्चों थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं बच्चों, लामार्क की थ्योरी लामार्किज्म, डार्विन की थ्योरी डार्विनिज्म। लामार्क की थ्योरी लामार्किज्म, डार्विन की थ्योरी डार्विनिज्म। बेटा लामार्क की थ्योरी बिल्कुल गलत है। अगर लामार्क की ही थ्योरी सही होती बच्चों तो फिर डार्विन की थ्योरी पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती। यानी कि लामार्क की थ्योरी गलत है, पर समझिएगा उस जमाने में अगर देखा जाए बच्चों तो जब पहली लॉजिकल थ्योरी लोगों को लगी वो थी लामार्किज्म। बेटा उस जमाने की बात चल रही है, 1800 के आसपास की बात चल रही है बच्चों। ये बात चल रही है 1800 के आसपास की। तो बेटा उस समय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो इसलिए उस समय लोगों को लॉजिकल लग रही है। तो ध्यान रखिए बच्चों, लॉजिकल लग रही है, बाकी गलत है। तो लामार्क की थ्योरी लॉजिकल तो है, लगेगी भी सही, पर गलत है। तो समझिए डार्विन की थ्योरी लॉजिकल होगी, बिल्कुल सही भी होगी। आराम से पढ़ रहे हैं बच्चों। तो समझिए पहली बात तो बेटा चाहे लामार्क की थ्योरी हो लामार्किज्म, चाहे डार्विन की थ्योरी डार्विनिज्म, ये दोनों क्या हैं, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझाने वाली थ्योरीज हैं। यानी दोनों ये समझाएंगी कि पुरानी स्पीशी के मॉडिफिकेशन से नई स्पीशी बनती कैसे है, दैट्स इट। पर समझिएगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझाने के लिए जो पहली लॉजिकल थ्योरी लोगों के सामने आई, हालांकि गलत थी, वो थ्योरी बेटा एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट ने दी है जिनका नाम है जीन बैप्टिस्ट डे लामार्क। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लामार्क जो है वो एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट है, तो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट है बच्चों, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। लामार्क जो है ना बेटा ये क्या है, फ्रेंच नेचुरलिस्ट हैं, यानी फ्रांस के रहने वाले एक प्रकृतिवादी थे, ये आपको याद होना चाहिए। बेटा ये नेचुरलिस्ट है, मैं तो कहूंगा ये क्या थे बच्चों, ये एक फिलोसोफर थे, हर चीज में फिलोसफी ढूंढते थे। बेटा इन्होंने जूलॉजी में फिलोसफी ढूंढ दी, जिसमें आपको समझाऊं, इन्होंने एक बुक लिखी थी बेटा, इन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम है फिलोसॉफी जूलॉजिक। नहीं याद रखना बच्चों आपको ये फिलोसॉफिक जूलॉजिक। एक चीज समझिए बेटा, जूलॉजी जो है वो फिलोसफी नहीं है, साइंस है, फैक्ट है। इन्होंने जूलॉजी के अंदर भी फिलोसफी घुसेड़ दी। और बेटा आप देखिए बायोलॉजी कितनी खूबसूरत है। लामार्क की किताब छपी थी सन 1809 को, और ये वही साल था, बड़े कोइंसिडेंस बच्चों, बायोलॉजी बहुत खूबसूरत है। एमजे सर के साथ जुड़कर तो देखिए बच्चों, जिस साल लामार्क की किताब छप रही थी ना सन 1809 में, ये वही साल था जब सही थ्योरी देने वाले चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म हो रहा था। बेटा आपके मॉड्यूल में राइट साइड विलेज में आपको डार्विन के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा बच्चों। यानी कि 1809 को तो लामार्क अंकल की किताब छप रही थी, और वहीं पर बेटा वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले 12 फरवरी सन 1809 को चार्ल्स डार्विन का जन्म हो रहा था। क्या खूबसूरत कहानी है, इवोल्यूशन है, एमजे सर की जुबानी। तो आज तो बेटा बस हम सिर्फ लामार्किज्म पढ़ेंगे, डार्विनिज्म बेहतरीन क्लास होगी, वो आप सुनेंगे एमजे सर की जुबानी अगली क्लास में। तो आज जो है बच्चों हम सिर्फ लामार्किज्म पढ़ना चाह रहे हैं। आपको ये याद रखना बच्चों कि लामार्क जो है वो एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट है, ये बात हमें याद रखनी है, एनसीईआरटी की। अब समझिए इन्होंने थ्योरी दी है, उसका नाम क्या है, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। चलिए बच्चों मैं आपको लामार्क की थ्योरी पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि लामार्क की थ्योरी गलत है। अरे लामार्क की थ्योरी गलत है, लॉजिकल है पर गलत है। पर पहले बता देता हूं कि लामार्क की थ्योरी गलत है, तो दिमाग में रखना कि गलत है। हो सकता है आपको लॉजिकल लगे पर मान के चलना गलत है। जिसमें आपको समझाऊं, लामार्क की थ्योरी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है। एक तो आप जानते हैं बेटा जन्मजात जो होता है इननेट, बाद में जो एक्वायर करते हैं वो कहलाते हैं एक्वायर्ड। अब एक समझना बच्चों, लामार्क की थ्योरी का नाम ही गलत ना बच्चों। लामार्क की थ्योरी क्या है,
द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी लामा कह रहा है जो आप कैरेक्टर एक्वायर करते हो ना उनका इनहेरिटेंस हो जाता है। ये गलत है बच्चों। इनहेरिटेंस मतलब माँ बाप के कैरेक्टर्स बच्चों में जाना, यानी कैरेक्टर्स अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होना, वो कहलाता है इनहेरिटेंस। लामा की बेटा थ्योरी का नाम ही गलत है। मैं थ्योरी समझाऊं उससे पहले बता रहा हूं, लामा की थ्योरी गलत है बच्चों, नाम ही गलत है। थ्योरी का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर आप बाद में एक्वायर करते हो उनका इनहेरिटेंस। गलत है बच्चों। जैसे मैं आपको समझाऊं, मैंने दाढ़ी बढ़ा रखी है, दाढ़ी बढ़ा रखी है, तो दाढ़ी का होना बेटा ये मेरा जन्मजात कैरेक्टर नहीं है, ये तो एक्वायर्ड है, मैंने बेटा ये बाद में एक्वायर किया है। तो लामार के हिसाब से तो मेरी जो संतान पैदा होगी वो दड़ियल पैदा होनी चाहिए, उसके दाढ़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता ना बच्चों, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस नहीं होता है। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लेते हैं चाकू से यहां कट लग गया, अब मेरी चमड़ी पर निशान आ गया, तो चमड़ी पर निशान मेरा जन्मजात कैरेक्टर थोड़ा ना था, ये मैंने एक्वायर किया है। तो लामार के हिसाब से तो मेरे बच्चे के अंदर जो है यहां पर निशान होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता ना बच्चों। तो मैं आपको थ्योरी समझाऊं उससे पहले मैंने आपको बता दिया, यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस नहीं होता है। दैट्स इट, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस नहीं होता है। बस अब आत्मा को सुकून मिल जाए उसके लिए मैं आपको लामार की थ्योरी समझा देता हूं। बेटा लामार की थ्योरी के जो हैं 4 पॉइंट्स हैं, आप मॉड्यूल चेक कीजिए, वहां लिखा हुआ है। पहला है मेरे बच्चों इंटरनल वाइटल फोर्सेस, दूसरा है इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स, तीसरा है बेटा, तीसरा वहां लिखा हुआ है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, और चौथा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो एमजे सर से ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो जानते हैं, एमजे सर ने ये 4 पॉइंट आज तक अपने जीवन में बोर्ड पर कभी नहीं लिखे। तो कहता रहा हूं बहुत बदल रहे हैं आपके लिए। तो समझिए बेटा, लामार की थ्योरी जो है वो कहलाती है लामार्किज्म। ये एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट है, थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अगली क्लास में पढ़ाऊंगा बच्चों डार्विनिज्म, क्योंकि आज मैं डार्विनिज्म शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि शुरू करूंगा बेहतरीन अंदाज में खत्म करूंगा। तो आज बस हम लामार्किज्म कंप्लीट करेंगे, फिर लेक्चर को बंद करेंगे। ध्यान सुनिए, लामार की थ्योरी क्या बेटा? लामार्किज्म। लामार्क अंकल एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट हैं, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब सुनिए, लामा की थ्योरी का नाम ही गलत है, मैंने आपको बता दिया बेटा। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस पहली बात तो कभी नहीं होता है, पर ठीक है अब रेस्पेक्ट से सुन लेते हैं। लामार्क ने क्या कहा है? 4 पॉइंट्स कहे हैं। अब उसमें पहला पॉइंट क्या है? इंटरनल वाइटल फोर्सेस। सुन लेते हैं। जैसे लामार्क अंकल कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल कुछ वाइटल फोर्सेज होते हैं, कुछ स्पेशल फोर्सेज होते हैं, और उन फोर्सेज के इस्तेमाल से वो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के किसी ऑर्गन की या ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ करवा सकता है। ये लामार्क का पहला पॉइंट हो गया। यानी लामार्क के हिसाब से एडिनो हाइपोफाइसिस से आने वाला ग्रोथ हार्मोन जो है वो टोटली नॉनसेंस हो गया बच्चों। समझिए, लामार्क क्या कह रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है कुछ वाइटल फोर्सेज होते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ एसेंशियल फोर्सेज होते हैं, और उनके इस्तेमाल से वो अपने बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की या ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ करवा सकता है। ये हमने सुन लिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट तो आपको लॉजिकल लगेगा बच्चों। लामार्क क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड। जैसे कि लामार्क कहता है हर एक ऑर्गेनिज्म पर उसके एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है बच्चों, और जब एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है तो नई नई जरूरतें पैदा होती हैं। बात सही है। जैसे मान लेते हैं अचानक से उठाकर जो है 6ठे माले से नीचे फेंक दिया जाए, तो आपका एनवायरमेंट बदला बच्चों, टेरेस्ट्रियल से सीधे एरियल हो गया, तो आपके अंदर नई नीड पैदा हो जाएगी ना कि काश हमारे पंख होते, हम पंछी की तरह उड़ जाते। जैसे अचानक से आपको समंदर में फेंक दें, एनवायरमेंट बदला, तो नई जरूरत पैदा हो जाएगी कि काश हमारी गिल्स होते, फिन्स होते, हम मछली की तरह तैर जाते। तो बात तो समझ में आ रही बच्चों कि हाँ, एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है और नई नई जरूरतें पैदा होती हैं, ये भी समझ में आ रहा है। अब लामा क्या कहता है? अगला पॉइंट बेटा बच्चों इंपॉर्टेंट है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लामा क्या कहता है? जिस ऑर्गन का जितना ज्यादा यूज होगा, समय के साथ साथ वो ऑर्गन उतना ही स्ट्रांग हो जाता है, उसकी ग्रोथ होती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो कैरेक्टर अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता ही है, ऐसा कुछ। तो हमें लॉजिकल लग रहा है बेटा। जैसे कि अगर मान लेते हैं आप राइट हैंडेड हैं, या आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप राइट हैंडेड हैं, अगर आपके मैक्सिमम काम अगर आप राइट हैंड से करते हो, तो आपको राइट हैंड में ज्यादा पावर महसूस होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड।
तो उस जमाने में लोगों को लॉजिकल तो लग रही है ना बच्चों, पर हालांकि गलत है, हालांकि गलत है। तो लामा क्या कह रहा है कि जिस ऑर्गन का जितना ज्यादा यूज होगा समय के साथ साथ, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो ऑर्गन उतना ही वेल डेवलप हो जाता है, उतना ही पावरफुल हो जाता है, साइज में ग्रो करता है। और जिसका डिसयूज ज्यादा होगा यानी यूज कम होगा, समय के साथ साथ वो ऑर्गन कमजोर हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, आगे चलकर जो है वो विलुप्त भी हो सकता है, उसकी साइज कम हो जाती है, ऐसा कुछ। अब लामा के तीनों पॉइंट मिलाकर मैं आपके सामने कहता हूं। लामा क्या कहता है कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा, सही बात है, नई जरूरतें पैदा होंगी, सही बात है। बस अब उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आप जो है इंटरनल वाइटल फोर्सेस लगा लो, किसी ऑर्गन का ज्यादा यूज कर लो या किसी का यूज कम कर लो, तो कुदरत आपको कोई ना कोई कैरेक्टर तोहफे में दे देगा, यानी आप कैरेक्टर एक्वायर कर लोगे। ऐसा नहीं होता बच्चों। इस तरह से अगर मान लेते हैं हम कैरेक्टर एक्वायर कर पाते, बेटा इस तरह से अगर हम कैरेक्टर एक्वायर कर पाते तो फिर कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट क्यों होती? यानी लामार क्या कह रहा है, छठे माले से अगर आप नीचे गिर जाओगे तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ, नई नीड पैदा हो गई, काश हमारे पंख होते। तो लामार के अकॉर्डिंग आप इंटरनल वाइटल फोर्सेस लगा लेना, इन हाथों का ज्यादा यूज कर लेना, और कुदरत आपको कोई कैरेक्टर तोहफे में दे देगी, यानी नीचे गिरने से पहले आपके पंख निकल आएंगे और आप उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा बच्चों, आप समझिए इस चीज को। इस तरह से हम कैरेक्टर एक्वायर नहीं कर सकते, पहली बात तो। पर लामार्क ने क्या कहा, लामार्क ने क्या कहा है कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा, नई नई जरूरतें पैदा होंगी। क्योंकि लामार्क कह रहा है बच्चों कि किसी चीज को अगर आप शिद्दत से पाना चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में आपको लग जाती है। शाहरुख खान का डायलॉग नहीं है, इनिशियली रिटन बाय जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। एम जैसा समझा रहे हैं बच्चों। यानी लामार्क क्या कह रहा है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा, नई नई जरूरतें पैदा होंगी, बस उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आप इंटरनल वाइटल फोर्सेस लगा लेना, किसी पार्ट का ज्यादा यूज कर लेना, किसी का यूज कम कर लेना, और कोई ना कोई कैरेक्टर आपको मिल जाएगा, मतलब कोई ना कोई कैरेक्टर बाद में आ जाएगा। और लामार्क के हिसाब से उस कैरेक्टर का फिर क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस हो जाएगा। अगला पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर आप एक्वायर करोगे वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर अगली पीढ़ी कुछ ना कुछ कैरेक्टर एक्वायर करेगी, वो अगली पीढ़ी में जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इतने एक्वायर्ड कैरेक्टर जा चुके होंगे कि एक जमाना ऐसा आएगा लास्ट वाली पीढ़ी पहली वाली से 100% अलग हो जाएगी, यानी क्या बन जाएगी बच्चों, एक नई स्पीशी बन जाएगी, ऐसा कुछ। तो लामार्क के हिसाब से नई स्पीशी बनती ऐसे, यानी बनती तो पुरानी वाली से ही है, पर कैसे बनती है, थ्रू द सब्सिक्वेंट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये समझ में आ रहा है बच्चों? अब जैसे कि बच्चों लामार्क ने अपनी इस गलत थ्योरी को सही साबित करने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, यानी लामार्क की गलत थ्योरी है पर उसको सही साबित करने के लिए लामार्क ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है बच्चों जिराफ का। जैसे कि आज जो आप जिराफ देखते हो उनकी जो है गर्दन लंबी होती है, उनके फोरलिम्स बहुत ही लंबे हैं, आगे वाले पैर बहुत बड़े, गर्दन लंबी है। तो लामार्क से पूछा कि अंकल एक बात बताइए, आज वाले जिराफ बने कैसे? बने तो किसी पुराने से होंगे, भगवान ने नहीं बनाया, आसमान से नहीं आया, अपने आप नहीं आया, ये तो कंफर्म बच्चों, बने तो पुराने से होंगे ना, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब लामार्क क्या कहता है कि भाई साहब बहुत साल पहले जो जिराफ हुआ करते थे छोटे हुआ करते थे, यानी मान लेते हैं कुत्ते जैसे, पैर छोटे गर्दन छोटी, जमीन पर पड़ी घास खाते होंगे आराम से, जीवन बढ़िया चल रहा था। एक समय ऐसा है सारी घास खत्म, यानी इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट और न्यू नीड। उन्होंने क्या सोचा होगा, काश हमारी गर्दन थोड़ी लंबी होती, हमारी टांगे थोड़ी लंबी होती, तो हम पेड़ की शाखाओं तक पहुंच पाते और वो पत्तियां खा पाते। तो उन्होंने क्या किया होगा, गर्दन और टांगों का इंटरनल वाइटल फोर्सेस लगाए होंगे, गर्दन टांगों का ज्यादा यूज किया, और लामार्क के हिसाब से आपको कैरेक्टर मिल जाएगा। तो हो सकता है इसकी वजह से गर्दन 1 इंच लंबी, टांग 1 इंच लंबी हो गई। बेटा इस तरह से हम कैरेक्टर एक्वायर नहीं कर सकते, पर लामार्क के हिसाब से हो गया ना बच्चों। तो देखिए क्या हुआ है, उनकी गर्दन और टांग की लंबाई बढ़ गई ना 1 इंच, और वो आराम से पेड़ की टहने तो पहुंच गए होंगे, खाने लगे होंगे, ऐसा कुछ। और लामार्क के हिसाब से ये जो गर्दन और टांगे 1 इंच लंबी हुई है, रफली समझा रहा हूं, ये इनका एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ये उन्होंने अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर दिया होगा। यानी इनके जो बच्चे हुए होंगे उनकी गर्दन और टांगे इनसे 1 इंच पहले से लंबी, फिर उन्होंने जो है नीचे वाले पत्ते सारे खा गए, फिर उन्होंने क्या किया होगा, यार काश गर्दन और लंबी होती, टांगे और लंबी होती, इंटरनल वाइटल फोर्सेस लगाए होंगे। समझिए बच्चों,
गर्दन और टांगों का ज्यादा यूज किया होगा, तो हो सकता है कुदरत ने इनको कैरेक्टर एक्वायर करवा दिया होगा, गर्दन 1 इंच और लंबी, टांग 1 इंच और लंबी। तो उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है बच्चों, 100 में आ रहा है क्या? फिर इन्होंने ये कैरेक्टर अगली पीढ़ी में ट्रांसफर, यानी अगली जो पीढ़ी आएगी वो अपने दादाजी से 2 इंच लंबी गर्दन, 2 इंच लंबी टांगे। तो बेटा धीरे धीरे जो है ये एक्वायर्ड कैरेक्टर से इनहेरिटेंस होता चला गया होगा। और आज जब इतनी पीढ़ियों के बाद, थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन के बाद, जो लास्ट वाली पीढ़ी है उसकी गर्दन और टांगे बहुत लंबी हो गई हैं, और उसको अगर पहली वाली दिखा दो तो पहचानने से मना कर देगा ना। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? वो जिराफ थोड़ी ना है, वो तो कुत्ता है, हम हैं जिराफ। और जब पहचानने से मना कर देगा, रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा, यानी क्या बन चुकी है? एक नई स्पीशी बन चुकी है, ऐसा कुछ। बेटे लामार्क समझा रहे हैं, एमजे सर नहीं, ये लामार्क समझा रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, स्नेक्स लॉस्ट देयर लेग्स। ये आपको समझ में आएगा बच्चों। एक बात तो कंफर्म बेटा, जो सांप होते हैं वो लिम्बलेंस है, उनके हाथ पैर नहीं होते। लामार्क से पूछो, एक बात तो कंफर्म बच्चों, पुराने वाले के मॉडिफिकेशन से बनेगा ना। बच्चे लिख रहे हैं सर आप लाजवाब पढ़ाते हो, मुझे मालूम है बच्चों। मैं चाहूंगा मैं आपके लिए कह पाऊं कि आप लाजवाब पढ़ते हैं, और आप पढ़ रहे हैं बच्चों, बेशक। सुनिएगा, अगर पूछा जाए बेटा सांप जो है वो लिम्बलेस हैं, उनके हाथ पैर नहीं होते ना, देखो क्लास में याद हो जाएगा, सांप के हाथ पैर नहीं है ना, ठीक है, पर बने तो किसी ना किसी के मॉडिफिकेशन से होंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब हमने लामार्क से पूछा कि लामार्क आप बताइए, लामार्क आप बताइए कि आज ये जो सांप है बिना हाथ पैर वाले कैसे बने होंगे? तो लामार्क क्या कहेगा कि भाई साहब बहुत साल पहले जो सांप होते थे ना वो छिपकली जैसे होते थे, उनके हाथ पैर होते होंगे। और ये बात लॉजिकल है, क्योंकि याद कीजिए सांप बने किससे हैं? सौरोप्सिड से, हमने पढ़ा था सौरोप्सिड, लिजर्ड लाइक रेप्टाइल। बेटा उसी से तो स्नेक्स बने ना, तो बात तो सही लग रही है कि हाँ पहले जो सांप होते थे उनके हाथ पैर होते होंगे। ये लामार्क समझा रहा है कि पहले जो सांप थे उनके ऐसे जो है छिपकली जैसे हाथ पैर होते होंगे। अब क्या होता होगा? आराम से बिल में रहते होंगे। अब अचानक से मान लेते किसी दिन जो है एक बाज ने अटैक किया होगा, ईगल ने, कि सांप को खाएंगे। तो सांप ने इफेक्ट समझिए, सांप ने क्या किया होगा? अब बिल में भागने की कोशिश की होगी। लामार्क समझा रहा है कि सांप ने बिल में भागने की कोशिश की होगी। समझिए जो लॉन्ग पोर्शन है, जो लॉन्ग पोर्शन है वो तो पूरा का पूरा जो है बिल में घुस गया होगा, पर चूंकि उसके हाथ पैर थे ये बिल की बॉर्डर पर फंस गए होंगे ना बच्चों, और वो सांप अंदर नहीं घुस पाया होगा, और बाज उसको उठाकर ले गया होगा, बाज उठाकर ले गया होगा। और ये सांप के बच्चों ने भी देख लिया होगा। तो सांप के बच्चों ने क्या देखा भाई लोग? बाबूजी तो गए। हाँ हाँ, अरे सांप के बच्चों ने देख लिया होगा ना कि बाबूजी तो गए। तो सांप के बच्चों ने कसम खा ली होगी कि सुने भाई लोगों, हमने अपने बाबूजी को किसकी वजह से खोया है? इन हाथ पैर की वजह से। अगर हमारे बाबूजी के हाथ पैर नहीं होते तो आज बाबूजी हमारे साथ होते, क्योंकि वो बिल में घुस जाते ना। तो सबने कसम खा ली कि सुनो भाई लोगों, हमने अपने बाबूजी को किसकी वजह से खोया है? हाथ पैर की वजह से। तो सामूहिक कसम खाते हैं आज के बाद कोई भी हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं करेगा। और लामार्क के हिसाब से जिसका डिसयूज होता है समय के साथ साथ वो रिड्यूस होता जाता है, और ये कैरेक्टर अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता गया। और आज जो है वो इतना रिड्यूस हो चुका है कि आपको लिम्बलेस स्नेक देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है। एक एक वर्ड समझा रहा हूं बच्चों। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई बच्चों आपके, मुझे मालूम है। तो ये लामार्क कह रहे हैं, तो लामार्क ने ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ये समझ में आ रहा है। अब अगर एनसीईआरटी की लाइन अगर देखें, अगर आप लामार्क से पूछो कि लामार्क अंकल एक बात बताइए, क्या इवोल्यूशन हुआ है? इवोल्यूशन मतलब नई स्पीशीज का बनना, तो वो कहेंगे बिल्कुल हुआ है। मना कैसे कर देंगे? स्पीशीज बन रही है। पर उनसे अगर पूछा जाए कि इसको ड्राइव करने वाला मेन फोर्स क्या है, तो वो क्या कहेंगे? द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। अकॉर्डिंग टू लामार्क इवोल्यूशन हैड अकर्ड। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। अकॉर्डिंग टू लामार्क इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड, बट इट इज ट्रिगर्ड, या फिर इसका जो मेन जो टारगेट रहा है, वो मेन जो इसका फोर्स रहा है, वो किसकी वजह से हुआ है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो उम्मीद करता हूं ये हमें समझ में आ रहा है। अब समझिए बेटा, लामार्क ने अपनी गलत थ्योरी को सही साबित करने के लिए एग्जाम्पल दिए, पर अब समझिएगा लामार्क की थ्योरी गलत है। आइए उसको जरा क्रिटिसाइज करते हैं, समझाता हूं बच्चों, क्रिटिसाइज करते हैं। लामार्क की थ्योरी को क्रिटिसाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर उसको जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिसिज्म मिला वो मिला विजमान साहब के एक्सपेरिमेंट से। ये बात आपके मॉड्यूल में है, सुन लीजिए। विजमान साहब ने क्या किया? चूहा और चूहिया लिए, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। चूहे है, सुन लीजिए। विजमान साहब ने क्या किया? चूहा और चूहिया लिए, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों।
चूहा हो या चूहिया, इनके पूंछ होती है बच्चों। उन्होंने क्या किया, चूहा और चूहिया की पूंछ काट दी, यानी कि पूंछलेस होना, पुचकट्टा होना, बिना पूंछ का होना, इनका कौन सा कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर। अरे मेरे बच्चों, पहले जो है आपने देखा चूहा और चूहिया बस पूंछ थी ना, पूंछ काट दी मतलब पूंछलेस होना, टेललेस होना, पुचकट्टा होना, इनका जो है एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब लामार्क के हिसाब से अगली पीढ़ी में जाना चाहिए था, तो इन्होंने क्या किया, चूहा और चूहिया ली, विजमान साहब ने पूंछ काटी। फिर जब उनकी मीटिंग करवाई तो बच्चे जितने भी हुए सारे पूंछ वाले हुए। तो इसका मतलब बच्चे बेटा पूंछलेस होने चाहिए थे ना। तो इससे पता चल गया कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस नहीं होता है। आराम से पढ़ा रहे हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस नहीं होता है। या फिर पूंछ काट दी तो मैं कहूंगा उनको पूंछ का डिसयूज करवाया, और लामा के हिसाब से जिसका डिसयूज होता है वो स्ट्रक्चर समय के साथ साथ छोटा होना चाहिए, पर एक भी बच्चा ऐसा नहीं हुआ जिसमें छोटी पूंछ है। तो ये समझ में आ रहा है आपको। यानी बेटा पूंछ काट दी तो या तो बच्चों में पूंछ नहीं होती या पूंछ छोटी होती, पर एक भी बच्चा ऐसा नहीं हुआ जो पूंछलेस हुआ हो या छोटी पूंछ के साथ हुआ हो। तो कंफर्म है बेटा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस नहीं होता है। लामार्क ने बोला कि भाई साहब ये तुक्का भी तो हो सकता है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ये 22 जनरेशन तक करेंगे। तो बेटा उन्होंने चूहों की 22 जनरेशन तक किया है। सब 22 जनरेशन तक करने के लिए विजमान साहब जिंदा कैसे रहे, चूहों पर कर रहे हैं बच्चों। उनका गेस्टेशन पीरियड हमारी तरह जो है 9 महीने के आसपास का नहीं होता है बच्चों, छोटा होता है। क्या किया, चूहा चूहिया पूंछ काट दी, अगली पीढ़ी देखी पूंछ 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 पूंछ, पूंछ काट दी अगली पीढ़ी पूंछ 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 पूंछ, पूंछ काट दी अगली पीढ़ी पूंछ पूंछ पूंछ। यानी समझो एक भी जनरेशन में ऐसा नहीं हुआ है, एक भी जनरेशन में ऐसा नहीं हुआ कि बिना पूंछ वाला या छोटी पूंछ वाला बच्चा पैदा हुआ। यानी कंफर्म है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस नहीं होता है। एक बच्चा लिख रहा है, एक बच्चा लिख रहा है, अमित नाथ लिख रहा है कि ऐसा मन करता है कि आपसे 4-5 घंटे आपसे पढ़ते रहे बस। थैंक यू सो मच बेटा। तो आपने देखा बेटा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस नहीं होता है। तो हमने अब विजमान साहब से पूछा कि आप बताओ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस क्यों नहीं होता है। तो उन्होंने इसके लिए बेटा एक थ्योरी दी है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये भी मैं आपको समझाता हूं। ये तो आपको समझ में आता है बेटा, दो तरह के सेल होते हैं, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। जैसे हमारी स्किन के सेल, जर्म सेल समझ में आता बच्चों, यानी कि गैमेट बनाने वाले सेल या फिर गैमेट। अब समझिए, जब भी आप कोई कैरेक्टर एक्वायर करते हो ना बच्चों, तो जो भी बदलाव आते हैं वो आपके सोमेटिक सेल में या सोमेटोप्लाज्म में आते हैं बच्चों। जर्म सेल या जर्म प्लाज्म में बदलाव नहीं आ रहा है। जैसे मैंने दाढ़ी बढ़ा रखी है तो इससे मेरे जो स्किन के जो सेल हैं बेटा, सोमेटिक सेल हैं, उनमें बदलाव आया और इनको रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। तो ये जो बदलाव है ये अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगा ना बच्चों। यानी एक चीज समझिए, जब भी आप कोई कैरेक्टर एक्वायर करते हो ना बच्चों, तो बदलाव आपके सोमेटिक सेल में होता है, यानी सोमेटोप्लाज्म में, और सोमेटोप्लाज्म रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसका मतलब बेटा अगली पीढ़ी में कौन जाता है, जर्म प्लाज्म। और कैरेक्टर एक्वायर करते हो तो जर्म प्लाज्म तो अफेक्ट होता ही नहीं है ना मेरे बच्चों। यानी अगली पीढ़ी में कौन कंटिन्यू होता है, जर्म प्लाज्म, ना कि सोमेटोप्लाज्म। और जब कोई कैरेक्टर एक्वायर करते हो तो सोमेटोप्लाज्म अफेक्ट होता है, ना कि जर्म प्लाज्म। तो इसीलिए विजमान साहब ने फिर एक थ्योरी दी है, द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो मैं कहना चाहूंगा बच्चों, अगस्त विजमान साहब का जो एक्सपेरिमेंट था चूहा और चूहिया वाला, इट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट तमाचा ऑन द मूव ऑफ लामार्क। मुस्कुराहट आ गई, यानी लामार्क के मुंह पर जो सबसे गहरा तमाचा मारा है वो किसने मारा बेटा, विजमान के एक्सपेरिमेंट ने। जिसमें आपको और भी चीज बता दूं बच्चों, ये जो भी बातें मैं कहूंगा कहीं ना कहीं लिखी हुई बच्चों, मनगढ़ंत कुछ नहीं कहते हैं मुझे सर। लामार्क कहता है, लामा क्या कहता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स अगली पीढ़ी में जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता बेटा। जैसे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने ये जरूरी नहीं है, नोबेल पुरस्कार विजेता का बेटा नोबेल प्राइज जीते ये जरूरी नहीं है। क्योंकि समझिए बेटा, डॉक्टर बना है पढ़ाई करके, आपकी नॉलेज जो है बेटा वो आपने एक्वायर की है, तो आपका बच्चा भी जो है उसी नॉलेज के साथ पैदा हो ये जरूरी नहीं है ना बच्चों। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने जरूरी नहीं है, नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता का बेटा नोबेल प्राइज जीते ये जरूरी नहीं है, अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन बने जरूरी नहीं है। क्योंकि बेटा अमिताभ बच्चन लेजेंडरी एक्टर, उन्होंने एक्टिंग करना सीखा है, एक्वायर की एक्टिंग बाद में, तो उनका बेटा उनके जैसे एक्टिंग करे जरूरी नहीं है। सचिन का बेटा सचिन जैसी बैटिंग करे जरूरी नहीं है। बेटा एक्वायर्ड कैरेक्टर्स अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते, ये कंफर्म बात है। ये आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों। जैसे कि पहलवान का बेटा पहलवान हो ये जरूरी नहीं है। बेटा अगर आपने पहलवानी करके आपने मसल्स बनाई हैं, या आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर है, तो आपका बच्चा पहलवान हो ये जरूरी नहीं है।
बेटा आपको समझ में आ रहा है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस नहीं होता है। एक बच्चा लिख भी रहा है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा। बेटा आपने मूवी देखी है, ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों? यानी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस नहीं होता है। जैसे और समझिए, लामार क्या कहता है, जिस ऑर्गन का जितना ज्यादा यूज होता है, समय के साथ साथ वो ऑर्गन उतना डेवलप होता चला जाता है। गलत है बच्चों। जैसे जो बच्चे जितने ज्यादा पढ़ाई करते हैं, आंखों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, या जो जितना ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं, आंखों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, और आंखों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, यूज ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब वो ऑर्गन स्ट्रांग होना चाहिए ना। पर आपने देखा होगा उनकी आंखों पर चश्मा लग जाता है, आंखें कमजोर हो जाती है बच्चों। तो ये समझ में आ रहा है आपको? ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों? यानी कि जिस ऑर्गन का यूज जितना ज्यादा हो वो उतना वेल डेवलप हो जाए, उतना स्ट्रांग हो जाए, ऐसा नहीं है। लामा क्या कहता है, जिस ऑर्गन का जितना ज्यादा यूज होता है वो समय के साथ साथ साइज में उतना बढ़ जाएगा। तो बेटा देखिए, जब हम पैदा भी नहीं होते तब से हमारा दिल धड़क रहा है, हर दिन काम कर रहा है, तो अब तो बेटा डायनासोर बन जाता और छाती फाड़ के बाहर निकल जाता, पर ऐसा नहीं होता ना बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा है बेटा कि जो लामार की जो बातें हैं वो गलत है। लामा क्या कहता है कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा, आप वाइटल फोर्स लगा लेना, वाइटल फोर्स लगा लेना, कोई ना कोई कैरेक्टर एक्वायर कर लोगे। ऐसा नहीं होता बच्चों। ना जाने कितने ही वर्षों से इन्वायरमेंट में हम पंछियों को उड़ते हुए देख रहे हैं, तो बेटा आप कितने ही वाइटल फोर्स लगा लो, कितना इनको यूज कर लो, मर जाए तो हमारे जो है पंख निकल कर नहीं आएंगे बेटा। ये समझ में आ रहा है आपको? जैसे लामा क्या कहता है कि जिस ऑर्गन का जितना ज्यादा यूज, समय के साथ साथ वो उतना वेल डेवलप हो जाएगा। अरे 15 साल से नॉन स्टॉप एमजे सर पढ़ा रहे हैं, तो बेटा टंग का इस्तेमाल कितना ज्यादा कर रहे हैं, तो अब तो ये जीभ जो है लटक जानी चाहिए थी। ऑनलाइन जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनके घर तक पहुंच जानी चाहिए थी। यानी कि जीभ की लंबाई देखकर बच्चा आइडिया लगा लेता कि कौन सा टीचर कितना एक्सपीरियंस है, कि नहीं यार इनकी जीभ तो बहुत छोटी है, लगता है कम है, और क्या शानदार जीभ है भाई साहब इनकी, अरे क्या शानदार जीभ है, बिल्कुल फोल्ड कर कर लेकर आते हैं, इसका मतलब भयंकर एक्सपीरियंस टीचर है। ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको इस समय आ रहा है ना बच्चों, यानी कि लामार की थ्योरी सरासर गलत है। तो सही थ्योरी किसकी बेटा, वो डार्विन की है। एक खूबसूरत कहानी जो आप सुनेंगे एमजे सर की जुबानी। बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि इस टेस्ट का जो आपका सिलेबस है, इस टेस्ट का जो सिलेबस है, जो ऑनलाइन 1.0 वाले बच्चे हैं या 2.0 वाले बच्चे हैं, इस टेस्ट का सिलेबस हमने सेम रखा है बच्चों। टेस्ट का सिलेबस वैसे अपलोड हो गया होगा, नहीं हुआ है मैं आपको बता रहा हूं, आपको परेशान नहीं होना है। एमजे सर के रहते हुए बच्चा परेशान हो जाए, फिर काहे कि एमजे स्टार सर। तो ध्यान सुन लीजिए, चाहे ऑनलाइन 1.0 वाले बच्चे हों या ऑनलाइन 2.0 वाले बच्चे हों, इस वाले माइनर टेस्ट का सिलेबस दोनों का सेम है। सिलेबस क्या है बता देता हूं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कंप्लीट, ठीक है बच्चों। वापिस बोल रहा हूं, फिर सिलेबस को लेके परेशान नहीं होना है, वापिस बोल रहा हूं। ऑनलाइन 1.0 वाले बच्चे हों, ऑनलाइन 2.0 वाले बच्चे हों, इस वाले माइनर टेस्ट का सिलेबस दोनों का सेम है, बिल्कुल सेम है, सेम सिलेबस है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन दोनों में कंप्लीट आएगा, ठीक है बच्चों। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कंप्लीट आएगा, साथ ही साथ इवोल्यूशन जो है वो आएगा अप टू डार्विनिज्म, दैट्स इट। यानी बेटा आपका टेस्ट का सिलेबस जो है वो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब टेस्ट के सिलेबस को लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए। टेस्ट का सिलेबस मैंने कंफर्म कर दिया है, टेस्ट का सिलेबस कंफर्म हो गया बच्चों को। अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है वो एक बार चेक कर लेंगे। मैंने बता दिया बच्चों आपको, टेस्ट के सिलेबस को लेकर कोई परेशान नहीं होगा, कंफर्म हो गया बच्चों। मैंने कहा था लास्ट में बता दूंगा। आपके मॉड्यूल में लामार्किज्म को रिजेक्ट करने का एक एग्जांपल और है, जैसे कि एक बच्चे ने लिखा है तो मैं बता देता हूं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि हिंदुस्तानी नारियां जो हैं सजने संवरने के लिए, आभूषणों के लिए बेटा वो नाक में छेद करवाती हैं, कान में छेद करवाती हैं जन्म के बाद। यानी बेटा मान लेते हैं कान में छेद करवा लिया ताकि बालियां पहन सकें, तो छिदा कान होना, कान में छेद होना, ये उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर है। लामार्क के हिसाब से अगली पीढ़ी में जाना चाहिए, यानी उसकी बेटी पैदा होती जो है कान में छेद होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता ना बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस नहीं होता है। उम्मीद करता हूं टेस्ट का सिलेबस क्लियर है, चाहे ऑनलाइन 1.0 हो,
चाहे ऑनलाइन 2.0, इस माइनर टेस्ट का सिलेबस बिल्कुल सेम है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पूरा आएगा और इवोल्यूशन आएगा अगली क्लास तक, यानी अप टू डार्विनिज्म। टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं बच्चों, आपको पता है करियरविल परिवार ने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, आपको जानकारी है बच्चों, टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। वो टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो ऑनलाइन में जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा उनको भी वो टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। डेफिनेटली पढ़ाई में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो बेटा टेस्ट सीरीज एक एक बच्चे को लेनी है, मैं तो ये कह रहा हूं, बाकी मर्जी आपकी है। ऑनलाइन में जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं तो चाहूंगा एक एक बच्चे को वो टेस्ट सीरीज लेनी है। और आप जान गए बच्चों, पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ते लेवल पर काम कर रहे हैं क्वालिटी के साथ करियरविल परिवार, ये तो आप भी मानते हैं, कंफर्म है बच्चों। तो टेस्ट सीरीज एक एक बच्चे को लेनी है, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस चल रहा है बच्चों, वो टाइम टू टाइम कंप्लीट भी होना चाहिए। जैसे आपको पता है ऑनलाइन 1.0 थोड़ा पहले शुरू हुआ, 2.0 थोड़ा बाद में। तो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए कोई भी बच्चा परेशान ना हो, अचीवर का बच्चा है, पीछे नहीं रहना चाहिए। तो मैंने एक चीज सोची है, हम क्या करेंगे, हम सभी टीचर ने सोचा है, सुन लीजिए, कि ऑनलाइन 1.0 में जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं, जो 2.0 में अभी नहीं हुए हैं, तो वही लेक्चर्स जो हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं, ऑनलाइन 2.0 वाले जो बच्चे हैं उनके पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। एक भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बेटा टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस है वो सेम है ना। टेस्ट सीरीज बच्चों सबके लिए सेम है, तो टेस्ट सीरीज का सिलेबस सेम है। फिर ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया या उसकी वजह से आप परेशान हो जाएं। एक भी बच्चा पीछे नहीं रह सकता है, हमारी सोच ये है। और अचीवर के बच्चे हैं, अचीवर के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऑनलाइन 1.0 में कुछ टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, तो वो जो टॉपिक्स हैं वही लेक्चर्स, एमजे स्टार सर के बेहतरीन लेक्चर्स, वो जो हैं ऑनलाइन 2.0 में जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं उनके पोर्टल पर जो हैं अपलोड कर दिए जाएंगे। तो टाइम निकालकर, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों, आपकी जिम्मेदारी है, उन लेक्चर्स को टाइम टू टाइम देखेंगे, उनको कवर करेंगे, ताकि टेस्ट सीरीज के टेस्ट में आपको दिक्कत ना आए। और इससे एक और फायदा होगा बच्चों, ताकि बैक पोर्शन में हम फिर अब आगे से सिलेबस ज्यादा कवर कर पाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत पॉजिटिव सोच है, तो क्लियर कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। ऑनलाइन 1.0 में कुछ टॉपिक्स पहले हो चुके हैं जो ऑनलाइन 2.0 में नहीं हुए हैं। तो ऑनलाइन 1 में वो जो टॉपिक्स हैं जो पहले हो चुके हैं, हमारी क्लासेस बेटा इसी सेशन के, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑनलाइन 2.0 के जो बच्चे हैं उनके पोर्टल पर भी शेयर कर दिए जाएंगे। तो टाइम निकालकर आपको उन टॉपिक्स को भी कवर करना है, वो भी आपको कवर करना है, ठीक है बच्चों, ताकि टेस्ट सीरीज में आपको परेशानी ना हो। और वो टॉपिक्स आप टाइम टू टाइम कवर कर लेंगे, आप टाइम टू टाइम उसको कवर कर लेंगे, ताकि बेटा अगले टेस्ट से फिर हम बैक पोर्शन में भी उनको देना शुरू कर देंगे। अचीवर के स्टूडेंट्स हैं, इसको आप समझ रहे हैं। जैसे कि मैं उन चैप्टर्स को आपके पोर्टल पे ऐड करवा दूंगा, तो हो सकता है कि अगले टेस्ट में हम नर्वस सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं बैक पोर्शन में। सोच बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो इसलिए ऑनलाइन 2 में ऑनलाइन 1 के जो टॉपिक्स पहले हो चुके हैं वो मैं जो है एक साथ जो है ऑनलाइन 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करवा दूंगा। तो टाइम निकालकर आपको बेटा मेहनत करनी है, अगर सिलेक्शन होना है तो टाइम निकालकर उन चैप्टर्स को भी आप पढ़ेंगे। तो अगले टेस्ट से फिर जो है बैक पोर्शन में हम उनको भी इंक्लूड करेंगे, निकालकर उन चैप्टर्स को भी आप पढ़ेंगे। तो अगले टेस्ट से फिर जो है बैक पोर्शन में हम उनको भी इंक्लूड करेंगे, ताकि तैयारी बिल्कुल जो है नीट के लेवल पर हमारी हो सके, टेस्ट का सिलेबस हमारा ज्यादा हो सके। इस सोच के साथ जो है बेटा आज की क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। अगली क्लास में बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, दैट इज डार्विनिज्म। थैंक यू सो मच।